पहले लाखों में प्रॉफिट होता था जो कंपनी लिस्ट होती थी, अब करोड़ों में होता है। अब आने वाले शायद सालों में ये सब टेंस ऑफ करोड़ में चला जाएगा। तो फिर वो मेन बोर्ड में क्यों नहीं जाएगी? साइकोलॉजिकली ऐसा लगने लगता है एंटरप्रेन्योर को कि यार इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके 10 करोड़ तक पहुंचे हैं, अब 10 से 100 करने के लिए 10 गुना करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी एसएमई को अपने आप को तैयार करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर आप पास हो भी गए, इन्वेस्टर के क्राइटेरिया पे आप पास नहीं। इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी नहीं ढूंढ रहा है। इन्वेस्टर इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर जो होते हैं एसएमई में आते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, फेस टू फेस के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं हर तरह का नॉलेज स्टॉक मार्केट पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन तक पहुंचे। ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एसएमई इन्वेस्टिंग, सब तरीके के टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। एक्चुअली चर्चा क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मैं सीख रहा हूँ और साथ साथ में आपको भी सिखा रहा हूँ। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। और आप पहली बार जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़ने का टाइम आ गया है। और जो आप जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में भी भर नॉलेज मिलने वाला है। एक मास्टर क्लास है, इतना डीप नॉलेज मिलेगा इस सब्जेक्ट पे कि आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिनों से मैंने एसएमई सेगमेंट पे वीडियोस बनाए थे। संदीप सिंह और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने चर्चा की थी कि एसएमई में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। और एक बहुत ही यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सबका एक थॉट प्रोसेस था कि ये बहुत ही डिफरेंट एसेट क्लास है। इट्स वेरी डिफरेंट। यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है, एक नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अलग है। तो जो भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के, सीख के करें, ठीक है। तो मुझे लगा यार ये बात सही है, लेकिन थोड़ा और डीप अगर जाना हो कि इस एसेट क्लास को एकेडमिकली, कॉन्सेप्चुअली कैसे जाने और सही और गलत की परिभाषा कैसे निकालें। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एसएमई एक्सपर्ट जो इन्होंने अपना लिटरली अभी तक का जो जीवन है वो इस सेगमेंट को दे दिया है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, खुद इन्वेस्टर भी है, अब फंड भी चलाते हैं। और शुरुआत किया था इन लोगों ने एसएमईज़ को एम्पावर करके, सिखा के। तो वेलकम करते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमको एसएमई सेगमेंट और छोटी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इस पर एकदम डीप एनालिसिस और डीप प्लानिंग देंगे। लेट्स वेलकम अमित कुमार जी को। अमित, हेलो। हाय, थैंक यू। थैंक्स विवेक फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस फेस टू फेस सेशन। थैंक यू सो मच। मैं जैसे कि मैं कहा हूँ कि मैं तो सीखता हूँ, तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ अभी के लिए। तो मैं होस्ट नहीं हूँ, ये मेरे लिए बहुत प्रेशर वाली बात है। स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब टीचर साथ में बैठा रहता है तो ले लो, बस उससे जितना देता है ले लो। तो समय की कोई वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ऐसे है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बट आपके साथ बात करूँगा तो बहुत डीप अंदर जब तक जाएंगे इस टॉपिक में, बिकॉज आपने बहुत कुछ किया है। यू आर लाइक, शुरुआत ही आपने की थी लोगों के साथ में, उनको सिखाने के मकसद से, और आज आप फंड क्रिएट कर लिया अपना। इसका मतलब यू हैव बीन देयर, डन दैट, राइट। तो बिफोर वी गो ड्वेल इनटू दिस डीप एसएमई डिस्कशन, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। आपका करियर कैसे, इंजीनियर हैं आप, तो उसके बाद हाउ डिड यू टेक योर शेप एंड देन हाउ डिड यू लैंड अप डूइंग एसएमई इन्वेस्टिंग? परफेक्ट। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर होस्टिंग। नाउ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पढ़ाई में शुरू में स्कूल डेज में अच्छा नहीं था। जीआईसी का पास आउट हूँ, मेरठ का हूँ। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग का जब चाम आया तो पढ़ाई करनी शुरू की, क्योंकि शायद थोड़ा प्रैक्टिकल स्टडीज़ थी। इंजीनियरिंग पास किया, गोल्ड मेडल लिया इंजीनियरिंग में, वो भी डॉक्टर कलाम के थ्रू मिला। ब्लेस्ड महसूस करता हूँ अपने आप को। वहाँ से फिर मुझे साइंटिस्ट बनना था, तो मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NPCL में सिलेक्ट हो गया। वहाँ से भारत सरकार ने मुझे 2 साल के लिए बाहर भी भेजा, रशियन प्रोजेक्ट पे काम किया। बट उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कुछ एस्पिरेशन आया कि मुझे कुछ और करना है। हाँ। कॉर्पोरेट में जाने का मन किया तो SP जैन चला गया, वहाँ से MBA किया। उसके बाद L&T चला गया, वहाँ पे भी न्यूक्लियर बिजनेस में गया। L&T की टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिला न्यूक्लियर बिजनेस में, और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मुझे स्टार्टअप का कीड़ा चढ़ा।
तो मैंने कहा नहीं, स्टार्टअप करते हैं। लेकिन साथ में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कंसल्टिंग करने की, तो मैंने कंसल्टिंग में जंप किया। फिर थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में 2 साल कंसल्टिंग की। फिर उसके बाद यूएस की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वहाँ यूएस चला गया केबीआर में। लेकिन ये स्टार्टअप का कीड़ा चलता रहा और 2013-14 में इसे कुक किया और 2014 में हम मेरा पहला स्टार्टअप लॉन्च किया था जिम्बर नाम से, विच वाज इनटू होम सर्विसेज। एंड जिम्बर, अर्बन क्लैप एंड हाउस जॉय, ये 3 टॉप 3 कंपनीज थी, तो उसमें से एक हमारी भी थी फॉर्चुनेटली। सो ये किया, इसमें फंड रेज किया, वीसीज के साथ इंटरेक्ट किया, बिजनेस बिल्ड करना, बिजनेस ग्रो करना सीखा। दिस बिजनेस गॉट एक्वायर्ड बाय क्विकर, तो बेंगलोर चला गया। फिर क्विकर में कुछ बिल्ड करने की कोशिश की, फिर एग्जिट लिया वहाँ से, और फिर 1 साल बहुत सारे एसएमईज के साथ काम किया। वहाँ से समझ में आया कि एसएमईज को शायद मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और तब मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया MSME X नाम का, जिसमें हमारा मॉडल सिंपल था। वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ बहुत सारे एसएमईज के एक्सपर्ट होंगे और दूसरी तरफ एसएमईज होंगे जिनको हम ग्रुप और 1-on-1 लर्निंग के थ्रू कुछ ना कुछ सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे। ये चलता रहा 3 साल तक, बट कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये शायद एडटेक वाले मॉडल में उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर मैं, उससे पहले ऑब्वियसली क्विकर के बाद से मैंने एंजल इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी थोड़ी छोटे टिकट साइज के साथ। वहाँ से समझ में आया कि एसएमई में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते। एसएमई में इन्वेस्ट करने का चाम आया, एसएमई में इन्वेस्ट करने के डिसीजन भी लिया, लेकिन फिर लगा कि यार एसएमई में एग्जिट नहीं मिलती आसानी से। स्टार्टअप में तो प्री सीरीज A B C कहीं ना कहीं आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एसएमई में कैसे मिले। तभी हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्सपर्ट्स के सेशन होते थे एसएमई आईपीओ के लेके, तो मुझे लगा ये तो अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स अपने हाथ में ले लिया और इसका मैंने थोड़ा सा डीपर एनालिसिस किया। फिर मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मर्चेंट बैंकर से मिला, इन्वेस्टर से मिला, कुछ लोग हैं जो NSE BSE के, उनसे भी मिला। और मैंने बोला कि इसका ना मैं सिलेबस बनाऊंगा, और सिलेबस बनाना मेरे को आता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाया कंटेंट वाला, एडटेक वाला, तो उसको पिक किया और पूरे एसएमई आईपीओ के प्रोसेस को समझा और उसका सिलेबस बना दिया। और फिर एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, एसएमई आईपीओ कोहोर्ट प्रोग्राम, जिसमें हम फिल्टर करते थे, इनवाइट करते थे जिन एसएमईज को लिस्ट होना है उनको, फिर उनको हैंड होल्ड करेंगे, ग्रूम करेंगे। और वहाँ पे फिर मैंने अपना कन्विक्शन दिखाने के लिए इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते हुए फिर फाइनली मैं अभी पिछले 2-3 साल से अपने इन्वेस्टमेंट और ये हैंड होल्डिंग कोचिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसको मैं पैरेलल में चला रहा था। लास्ट ईयर एनकरेजमेंट आया, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे 25 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुके थे एसएमईज में, तो काफ़ी एनकरेजमेंट हुआ। और फिर लगा कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी और बड़े लेवल पे दूसरों के साथ भी की जाए। एसएमई आईपीओज में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिलती है। तो फिर मैंने लास्ट ईयर अपना कैट 3 फंड एक सेबी के साथ अप्लाई किया, जिसका हमें अप्रूवल मिल गया था। और इस मार्च तक हमने अपना फर्स्ट क्लोज कंप्लीट किया, और अप्रैल, मई, जून 3 महीने हो चुके हैं। अब फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कहीं फंड नहीं कर पाता है किसी रीज़न से, तो पर्सनल कैपेसिटी में मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। तो ये है छोटी सी जर्नी। वाह, अमेजिंग। कुछ एसएमई कंपनीज का नाम बताइए जो आपके, कुछ कंपनी लिस्ट भी तो हो चुके हैं शायद। हाँ, हमारी लगभग बोल सकते हैं कि 10 से ज़्यादा कंपनी लिस्ट हुई हैं। उसमें जो हमारी स्टार पोर्टफोलियो कंपनी है कोर्ट की, जिसकी वजह से हम सब जाने जाते हैं, वो है ओरियाना पावर। जो कंपनी लगभग 200 करोड़ से थोड़े ऊपर के वैल्यूएशन पे आई थी और मार्केट में 5000 करोड़ के ऊपर के वैल्यूएशन को टच किया विद इन 1.5 ईयर। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ओरियाना पावर को बनाया, और मैं उल्टा बोलता हूँ, नहीं, ओरियाना पावर ने हमें बनाया, क्योंकि ओरियाना पावर की वजह से लोग मुझे जानने लगे, MSME X प्लेटफॉर्म को जानने लगे। तो ये एक है। दूसरी अच्छी कंपनी है JB लैमिनेशन, वो भी हमारे कोड प्रोग्राम से है। क्रिएटिव ग्राफिक्स भी हमारे कोड प्रोग्राम से है। तो ऐसे करके बहुत सारी हैं। अभी एक और कंपनी लिस्ट हुई है अभी लास्ट फ्राइडे को, जिसका नाम है आकार मेडिकल, वो भी हमारे कोड प्रोग्राम से है। और अभी आने वाले 2 साल में लगभग 20 कंपनी और हैं जो पाइपलाइन में हैं, और ये कंपनी भी आने वाली। लवली, सुपर। तो आपके कोहोर्ट प्रोग्राम से अगर किसी एंटरप्रेन्योर को जुड़ना है ताकि वह अपने आईपीओ का जर्नी कर पाए, तो विच वेबसाइट? MSME X वेबसाइट है, वहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करें। हर महीने लगभग मैं सेशन करता रहता हूँ, क्वार्टर में एक बार, 3-4 महीने में एक बार मैं ऑफलाइन सेशन भी करता हूँ। तो वहाँ हम जाते हैं, इनवाइट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हम आज बात भी करेंगे
कि क्या हम करते हैं उस सेशन में, और वहाँ से जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनको फिर हम थोड़ा अपने एंड पे फ़िल्टर करते हैं, क्योंकि हमें उनके साथ टाइम बिताना है, ग्रूम करना है, कोच करना है, इन्वेस्ट भी करना है, तो थोड़ा सा फ़िल्ट्रेशन लगाते हैं। अगर उनका फ़िल्ट्रेशन में हमें लगता है कि इनका IPO हम साल 1.5 साल में ला सकते हैं, तो फिर उनके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। उनको बहुत सारा होमवर्क मिलता है, बहुत सारा काम मिलता है। जो उस काम को टाइम से करते हैं, होमवर्क को टाइम से करते हैं, वो हमारे क्राइटेरिया पास कर जाते हैं। वहाँ पे फिर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं और अपने नेटवर्क के थ्रू कराते भी हैं। सही है। जस्ट एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि हमारा कोई कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना इन्होंने मुझे पैसा दिया है ना मैंने इनको पैसा दिया है, और इनके बारे में मुझे पता लगा किसी के थ्रू, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनके काम के बारे में तो बात करनी चाहिए, बट साथ साथ में इनसे समझना चाहिए कि ये क्या देखते हैं एक कंपनी में कि ये पैसा भी डालते हैं उस कंपनी के अंदर में। तो ये कोई कोर्स प्रोवाइडर नहीं है जो कि फ़ीस चार्ज करते हैं कोहोर्ट के लिए। ये बेसिकली एक मेथड है सही कंपनीज को आइडेंटिफाई करना और उनको बैकअप देना। अब वो सही कंपनीज को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसमें ऑब्वियसली इवैल्यूएशन है, रिजेक्शंस है, जो कि वो आज हमारे साथ शेयर भी करेंगे कि क्या मेथड होता है उनका। राइट, करेक्ट। मेरी तरफ से भी एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि हमारी कुछ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हैं, कुछ शायद होने वाली हैं। मैं फंड भी हेड कर रहा हूँ, तो जो भी मैं यहाँ नाम यूज़ कर रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो किसी तरह का फाइनेंशियल कोई डिसीजन नहीं है। आपका खुद का अपना व्यू है, आप खुद जानकार हैं, आप अपनी रिसर्च करें और फिर डिसीजन लें। जो भी है वो एकेडमिक और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे लेकिन उनका प्योर पर्पज़ एजुकेशनल और एकेडमिक्स है। परफेक्ट। चलिए, पीपीटी आपके सामने, मैं आपके सामने, चालू करते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में बताने से कि मैंने ये देखा है कि लोगों को SMEs रन करते हैं लेकिन अपने खुद के इकोसिस्टम के बारे में नहीं पता होता, और ये मेरे साथ हुआ था। इसका क्यों, मुझे बहुत पहले जब मैं पहली बार BRC के इंटरव्यू में बैठा और मुझे जो इंटरव्यू पैनल है जिसमें 5-6 साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहला सवाल पूछा, आप कौन से शहर से आते हैं? मेरठ से। मेरठ की पॉपुलेशन कितनी है? एंड आई वाज लाइक, मैंने तो कभी सोचा नहीं। सो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिस इकोसिस्टम से आप आते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये कहा, मैंने कहा नहीं, अगर आप SME चलाते हैं तो SME की इकोसिस्टम की जानकारी ज़रूरी है। तो SME की इकोसिस्टम की जानकारी में सबसे पहले जानते हैं इंडिया में टोटल MSMEs कितनी है। आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया में टोटल 6.33 करोड़ MSME हैं। बाप रे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इतनी ही SMEs अगर मैं बोलूँ या MSMEs में बोलूँ तो इंडिया के अलावा चाइना में है, और एक और कंट्री है जिसको आप गेस नहीं कर पाएंगे, जो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया मिला के तीनों लगभग 70% ऑफ द वर्ल्ड्स MSME पॉपुलेशन होस्ट करते हैं। तो इससे क्लियर एक चीज़ निकल के आती है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, ये तो हो गई MSME, लेकिन इंडिया में SME कितनी है? 6.33 करोड़ में से 6.3 हटा दो, 0.03 करोड़, यानी कि केवल 3 लाख SME हैं इंडिया में। इसका मतलब इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्केल करना मुश्किल है। अब ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़? ये दोनों है। गुड न्यूज़ है कि 3 लाख जो SMEs हैं इंडिया में, वो भी बहुत बड़ा नंबर है, और वो भी किसी और कंट्री में नहीं है इजीली। लेकिन ये फनल जो है जिस तरह से ड्रॉप होती है कि एक फ्रैक्शन, 0.5% के आसपास ही SMEs रह जाती हैं MSME पॉपुलेशन में, ये ट्रेंड लगभग हर कंट्री में उतना ही है। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये ट्रेंड एग्जैक्टली इंडिया जैसा है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में 20 से 25% जो हैं, जो माइक्रो कंपनी है, वो ग्रेजुएट करके स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के जोन में चली जाती हैं, जो कि इंडिया में 0.5% है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है जिसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया अगर इस सेंस में देखें या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ 40 से 50 गुने से पीछे हैं। लेकिन ये भी एक क्लियर स्टडी है कि अगर आप देखें कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी जो डेवलप्ड होती है, वहाँ पे ये रेशो इंप्रूव होता है। यानी कि माइक्रो कंपनी जब तक ज़्यादा से ज़्यादा है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में कन्वर्ट नहीं होंगी, तब तक वो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये ट्रेंड को जब मैंने स्टडी किया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और ये मैं इसलिए इकोसिस्टम की स्टडी का पार्ट बना के रखता हूँ। ये क्या बेसिस पे डिफाइन करते हैं SME को और MSME को? क्या डिफरेंस है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसको डिफाइन करता है टर्नओवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अप टू 10 करोड़ अगर टर्नओवर है किसी भी बिजनेस का, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या किसी भी तरह का, तो उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। 10 to 100 को स्मॉल बोलते हैं, 100 to 500 को मीडियम बोलते हैं। ये इंडिया का डेफिनेशन है। लगभग सिमिलर डेफिनेशन पूरे
विश्व में है, वर्ल्ड में लगभग सिमिलर डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा जो एसएमई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लिस्टिंग करते हैं, जो एनएससी बीएससी और सेबी होस्ट करते हैं, क्या वहाँ पे भी यही डेफिनेशन है? नहीं, उनका अपना अलग क्राइटेरिया है, वो खाली नाम देते हैं उसको एसएमई प्लेटफॉर्म, लेकिन वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की डेफिनेशन नहीं लागू होती है, क्योंकि उसका पर्पस किसी भी कंपनी को ग्रांट देना, सब्सिडी वगैरह देना है, और वो इसीलिए वो डेफिनेशन फॉलो करते हैं। सेबी की, एनएससी बीएससी की ये डेफिनेशन नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है या 10 करोड़ से कम है तो आप एसएमई हो गए। सेबी, एनएससी बीएससी की नज़र में नहीं, उनका क्राइटेरिया एकदम अलग है। ओके और तो आप कह रहे हैं कि ये 10 करोड़ से 100 करोड़ के रेवेन्यू के बीच में विच इज एसएमई, इसमें केवल 3 लाख कंपनी से? नहीं, 10 से 100 नहीं, 100 से 500, 10 से 500, 10 से 500 एसएमई। तो 10 से 100 कंपनी से, ये खाली नहीं है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। अच्छा ये छोटा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। बट जो करोड़ों में है वो क्या है? वो माइक्रो एंटरप्राइज है वो, जिनका टर्नओवर। तो यहाँ से एक और चीज आती है कि बिजनेस शुरू करना बड़ा आसान है इंडिया जैसी जगह में, लेकिन जैसे ही आप वो $1 मिलियन के आसपास पहुंचते हो, 7, 8, 10 करोड़ तक का टर्नओवर किया, अब कंप्लेसेंसी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के केस में क्या है कि बिजनेस क्यों शुरू किया था? बिजनेस शुरू किया था कि चलो यार अब जॉब नहीं करनी पड़ेगी, अपना बॉस खुद बनेंगे, खुद अपने मन से काम करेंगे, शायद ये एस्पेक्ट्स थे। इसीलिए क्या होता है ना, जैसे ही आप एक लेवल पे पहुंचते हो 5, 6, 7 करोड़ के टर्नओवर पे, तो आपको ठीक ठाक सा 1-8 करोड़ का प्रॉफिट बनने लगता है। काफी सारे खर्चे तो आप कंपनी पे डाल देते हो, ठीक ठाक सा हो जाता है, अच्छी गाड़ी, अच्छे वेकेशन, अच्छा सेकंड होम, फार्म हाउस वगैरह, ऐसा लगने लगता है कि लाइफ सेट है। क्यों? मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे जो जॉब कर रहे हैं उनसे तो बेटर कर रहा हूँ। तो वो कंप्लेसेंसी आ जाती है। और फिर एक और है, साइकोलॉजिकली ऐसा लगने लगता है एंटरप्रेन्योर को कि यार इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके 10 करोड़ तक पहुंचे हैं, अब 10 से 100 करने के लिए 10 गुना करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 0 से 10 आने में जितनी मेहनत करनी पड़ी, उससे 1/4 मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी 10 से 100 जाने में। अब मेहनत की जगह टेक्निक लगानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी उस तरह की बिल्ड करनी पड़ेगी, विजन उस तरह का बिल्ड करना पड़ेगा, और टीम लेके आनी पड़ेगी उस तरह की। ये नया ऑर्बिट है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 10 करोड़ तक आपने खुद खींच दिया, 10 से 100 जाने के लिए आपको अलग ऑर्बिट लगेगा, अलग एनर्जी लगेगी, अलग स्ट्रेटेजी लगेगी। 100 से 1000 में फिर ये अलग होता है, 1000 से 10,000 में फिर ये अलग होता है। हर जीरो पे ये ऑर्बिट चेंज होता रहता है, इसके फॉर्मूले चेंज होते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये जो इकोसिस्टम है, अब 3 लाख एसएमई हो गए। अब इस 3 लाख एसएमईज में से मैं बोलूँ लिस्टेड कितनी है? आज का नंबर या ये लास्ट जो हमारा वर्किंग डे था उसका नंबर देखें तो 1231, जो कि 0.4% ऑफ टोटल एसएमई पॉपुलेशन है। लेकिन अगर इसी को कंपेयर करें हम कि लार्ज कंपनी में से कितनी लिस्टेड है इंडिया में, लगभग ये एक एस्टिमेटेड नंबर है क्योंकि प्रिसाइज नंबर अवेलेबल नहीं है, लगभग 25,000 लार्ज कंपनी है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है। वो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, किसी भी तरह का। 500 करोड़ से ऊपर के जो बिजनेस हैं लगभग 25,000 हैं, जिसमें से लगभग 6,000 लिस्टेड हैं। तो यानी कि 25% लार्ज बिजनेस लिस्ट हो जाते हैं, और यहाँ केवल 0.4% लिस्टेड है। ये 1% क्यों नहीं हो सकते? ये 2% क्यों नहीं हो सकते? ये है जो एक मेट्रिक है जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी होने में सपोर्ट करेगा। तो मैं बहुत फॉर्मली मानता हूँ कि इंडिया अगर अपना जो ओवरऑल जो हमारा जीडीपी है उसको 4-5 फोल्ड करने वाला है, जो कि और बहुत लोग भी मानते हैं, आप भी मानते हैं उसको, तो आने वाले सालों में, आने वाले दशक में इनको फीड करने के लिए हमारे पास लार्ज कॉर्पोरेट तो रेडी हैं, लेकिन उस लार्ज कॉर्पोरेट को फीड करने के लिए जो एसएमई है वो सब रेडी नहीं है। तो 100 में से कोई 2 या 3 एसएमई हैं जो उस पेस को पिक कर पाएंगे और बाकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकियों का तो फॉर्मूला वही है, आप हर साल कितना ग्रो करते हो? 10-20% ईयर ऑन ईयर। 10-20% ईयर ऑन ईयर आप ग्रो करोगे, इकोनॉमी मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो जो 2-3% ऊपर की एसएमईज हैं उनको 20 गुना ग्रो करना पड़ेगा आप लोग का भार उठाने के लिए। और वो हमारा टारगेट सेगमेंट बन जाता है कि जो एसएमई 10-20 गुना ग्रो करना चाह रही हैं और उनका मार्केट सेगमेंट भी उनको अलाउ करता है, वो हमारे सेगमेंट में आती हैं और उन्हीं को हम लिस्टिंग के लिए एनकरेज करते हैं। ओके। तो ये जो 0.4% वाला नंबर है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में ये नंबर बड़ा नंबर बन जाए और इसमें से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी करें। एब्सोल्युटली। किसी न किसी को तो कैटलिस्ट बनना ही पड़ेगा। तो चलिए, गुड टू सी दैट यू आर कैटलिस्ट इन दिस एक्सरसाइज। तो अभी 1200 से 100 थोड़ी सी ज़्यादा जो एसएमईज हैं, इन्होंने अब तक टोटल 28,000 करोड़
से ज़्यादा का फंड रेज किया, क्यूमुलेटिव फंड रेज पिछले 13-14 साल में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म 2011 और 12 में आए थे। नाउ NSE और BSE के दोनों अपने अपने फॉर्क हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ पर है प्लेटफॉर्म। तो NSE का जो वर्जन है वो NSE इमर्ज कहलाता है, BSE का जो वर्जन है वो BSE SME कहलाता है, और ये दोनों प्लेटफॉर्म के अपने SME के वर्जन है, जहाँ पे जो प्रॉफिटेबल SMEs हैं वो लिस्ट होती हैं। इन प्लेटफॉर्म पे आज तक इन 1200 से ज़्यादा SMEs ने 28,000 से ज़्यादा फंड रेज किया हुआ है, 28,000 करोड़ से ज़्यादा, और एस्टिमेटेड वैल्यूएशन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो है 4 लाख करोड़। और इसमें से लगभग 1/3 कंपनी माइग्रेट हो चुकी है मेन बोर्ड पे, क्योंकि पहले ये 2 साल की क्राइटेरिया था कि 2 साल बाद कंपनी माइग्रेट हो सकती, अब ये 3 साल का हो गया है। और मैं इसको बोलता हूँ कि ये ना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा गेटवे है कि जैसे कुछ लोग डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ लोग रणजी ट्रॉफी के लिए जाते हैं, रणजी खेलते हैं, फिर नेशनल टीम में जाते हैं। हर एक इतना टैलेंटेड या अपॉर्चुनिटी फॉर्च्यून नहीं होता कि उसको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेशनल टीम में खेलने की। तो ये वही है, अगर आपको लगता है कि आपको 6-7 साल 10 साल लगेंगे डायरेक्टली मेन बोर्ड जाने में, और यहाँ पे आके अगर आप 3 साल में अपने आप को अच्छा परफॉर्म करके मेन बोर्ड जा सकते हो तो क्यों ना करें। ये बहुत ही अच्छा गेटवे है मेन बोर्ड जाने का। ओके, एक प्रश्न आया मेरा कि मैं पूछता रहूँगा बीच में उल्टे क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि अभी आपने बात करते करते कह दी कि प्रॉफिटेबल कंपनीज SME में लिस्ट होती है, और कोविड के अंदर में मेन बोर्ड के लिए ये एग्जाम्पशन कर दिया गया था कि लॉस वाले भी करेंगे, इसलिए आप देखिए धड़ाधड़ जितने भी लॉस वाले स्टार्टअप्स है मेन बोर्ड में लिस्ट हो गए। तो इन्होंने ख़राब किया ही है, ओवरऑल देखा जाए तो वो उस डिस्कशन में नहीं जाते। बट ये लॉस वाला क्राइटेरिया इधर क्यों नहीं अलाउड होता है? ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो कोविड के दौरान था। अगर आप देखें तो एक तीसरा, तो हमारे यहाँ इंडिया में एक BSE SME 2 मेन बोर्ड हैं, फिर उसके बाद ये हमारे ये हो गए जो SME वाले प्लेटफॉर्म है। इन्हीं के साथ उन्होंने क्या किया, मेन बोर्ड पे एक हल्का सा फॉर्क निकाला, जहाँ बोला कि यहाँ स्टार्टअप लिस्ट हो सकते हैं। अब ये स्टार्टअप तो बाय डिफॉल्ट ही प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, और ये स्टार्टअप्स के पीछे एक अलग क्राइटेरिया और एक अलग डेफिनेशन है। उनके ऊपर जो मेन बोर्ड का लिस्टिंग क्राइटेरिया वो लागू नहीं होता है। तो ये पेटीएम वगैरह के स्टार्टअप कैटेगरी में, सब स्टार्टअप कैटेगरी में लिस्ट हुए हैं, तो ये मेन बोर्ड पे ही लिस्ट होते हैं। लेकिन मेन बोर्ड पे एक अलग फॉर्क निकाला है उन्होंने, जहां पे क्राइटेरिया सबसे पहला है कि ये स्टार्टअप VC फंडेड होने चाहिए और हेविली VC फंडेड होने चाहिए। अगर किसी VC ने 2-4-5% पैसे डाले हैं तो वो VC फंडेड नहीं माना जाएगा। जैसे आप जानते हैं जितने भी ये यूनिकॉर्न है, इनमें प्रोमोटर की जो होल्डिंग होती है वो 5%, 4%, सिंगल डिजिट वाली होती है। तो इसीलिए क्योंकि ये हेविली VC फंडेड स्टार्टअप होते हैं, ये क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पाते हैं। SMEs में भी वो डेफिनेशन लागू हो सकती है। अगर कोई SME 25-30%, 40% या 50% तक VC फंडेड है तो फिर वो उसी जगह जाके लिस्ट हो सकते हैं। वहां पे फिर उनको प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन फिर वहां पे ग्रोथ है अपने आप में क्राइटेरिया बन जाता है। क्योंकि आपको 5 साल और 10 साल में इतना तेजी से ग्रो करना है दैट यू आर वन ऑफ द लीडर इन योर सेगमेंट। समझ, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं आप 20-30-50% ईयर ऑन ईयर ग्रो करते हैं तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल होंगे। आपसे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अब आप 40-50% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, आप अपने इंडस्ट्री के लीडर भी नहीं हैं और फिर आप प्रॉफिटेबल भी नहीं है, तो ये तो नहीं एक्सेप्ट होगा किसी भी इन्वेस्टर को एक्सेप्टेबल। तो ये डिसाइड फाइनली कौन करता है? एक्सचेंज करता है? एक्सचेंज ने अपने अपने क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जब आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होते हो जो आपको IPO के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी IPO के लिए रेडी नहीं होती है। जैसे मैं बड़ी रॉ सी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि यार हर पार्टी से पहले आप तैयार होते हो, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं, तो कंपनी को थोड़ा सा तो तैयार करना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी को पिक करते हो, आप देखोगे कोई भी कंपनी IPO के लिए आती है तो वो पहले इंटरनली एक टीम बनाते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को, कुछ कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं कि जो उसको IPO के लिए तैयार करें। तो वो पहले ही बता देते हैं कि यार आप इस तरह के क्राइटेरिया के साथ आ रहे हो तो आपको ये वाला प्लेटफॉर्म सूट करेगा, आपको यहाँ लिस्ट होना चाहिए। अच्छा, तो सिलेक्शन ऑफ राइट पार्टनर और कंसल्टेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो इसका मतलब जब कंपनी लिस्ट हो रही है तो उसके पीछे कौन थे लिस्ट कराने की जर्नी में? बिल्कुल, वो एक क्राइटेरिया बन जाता है कि ये कंपनी में हाथ देने के। बिल्कुल। कुछ कंपनी में इसको बड़ा फोकस लेते हैं और वहाँ पे फुल टाइम टीम ले लेते हैं। जैसे वो अलग से कोई ऐसा, जब कोई कंपनी ग्लोबल लिस्ट करना चाहती है तो वो बोलेंगे अच्छा नैस्डैक में जिसने कंपनी लिस्ट कराई है उसको हायर कर लेते हैं, उसको हम CFO बना लेते हैं और उस CFO को अलग से जिम्मेदारी दे दी। या जिसने मेन बोर्ड पे यहाँ पे इंडिया में स्टार्टअप्स लिस्ट कराए हैं तो ऐसे किसी को फुल टाइम भी हायर कर सकते हैं, वो एज अ कंसल्टेंट भी एंगेज कर सकते हैं। SME में भी
बहुत सारे लोग हैं जो ये रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे सीए लोग ये रोल प्ले करते हैं, हमारा MSME प्लेटफॉर्म भी यही रोल प्ले करता है। तो किसी ना किसी को तो आप एंगेज करते हैं, क्योंकि आपको, मैं बोलता हूँ, कैपिटल मार्केट एक जंगल है और उसके जानवरों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको एक गाइड तो लेना पड़ेगा। और सफारी को घूमने से पहले आपको एक गाइड लेना पड़ेगा। यार ये तो मैं समझ गया, क्योंकि मैं केन्या जाके आया, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। 2023 में 2023 जनवरी टू दिसंबर 175 SME लिस्ट हुई थी जिन्होंने लगभग 4,600 करोड़ रेस किया था। और इसी कैलेंडर ईयर में बात करें अगर 2024 में इसी डेटा पे 246 SME आई थी जिन्होंने 9,500 करोड़ रेस किया था। और अगर मैं सवाल पूछूं कि एक कैलेंडर ईयर में कितने वर्किंग डेज होते हैं, लगभग 250। इसका मतलब प्रैक्टिकली हर रोज एक SME लिस्ट हो रही थी। तो ये था सिनेरियो 2024 का, जिसको कुछ लोग बोल रहे थे कि SME में पार्टी चल रही थी। बिल्कुल पार्टी चल रही थी, लगभग रोज लिस्टिंग हो रही थी। ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी वाइज एक थोड़ा सा सिचुएशन अलार्मिंग हो गई थी, इसीलिए रेगुलेटर्स ने यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में एक्शन लिए, बहुत सारे और काफ़ी चीज़ों को स्ट्रिंजेंट किया। बट इसके बावजूद भी अभी मैं बोलूँ, मोमेंटम ऐसा है कि आज हम बैठे हैं, हम 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, 87 SMEs आज लिस्ट हो चुकी हैं इस कैलेंडर ईयर की, और लगभग 4,000 करोड़ रेज कर चुके हैं। सेकेंड हाफ ऑफ लिस्टिंग इज ऑलवेज गुड। तो इसका मतलब इस साल भी मेरा एस्टिमेट है कि ये नंबर कहीं ना कहीं 200 के आसपास जा रहा है, और टोटल फंड रेज जो है वो 10,000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ फंड रेज बाय एवरी कंपनी इज गोइंग अप। एग्जैक्टली, ये मैं आने वाली एक स्लाइड में और एक बताऊंगा कि कैसे ये एवरेज इंप्रूव हो रहा है। 2013-14 जब ये प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे, वहां से एवरेज और यहाँ के एवरेज में जमीन आसमान का फर्क हुआ है। यहीं पे अगर हम देखें तो 2023 का जो एवरेज है ये 27-28 करोड़ का है पर IPO, जो कि 2024 में ये कुछ 36 करोड़ के आसपास, 37 करोड़ के आसपास हो गया, और अभी इस कैलेंडर में ये एवरेज 45-46 करोड़ का ऑलरेडी चल रहा है। वाओ। इसका मतलब ऑन एन एवरेज जो भी SME IPO अभी आ रहा है वो 150 करोड़ के ऊपर के वैल्यूएशन का तो है। वाओ। और हो सकता है अगले साल ये नंबर 200 करोड़ टच कर जाए। अच्छा, SME में कंपल्सरी 20% डाइल्यूशन होता है ना? 25%, 25% प्लस अनदर 1.25% टोटल कंपल्सरी डाइल्यूशन ऑन डे ऑफ लिस्टिंग इज गोइंग टू बी 26.25%। ओके, मतलब बाहर वाले का स्टेक होना चाहिए, आउटसाइड प्रोमोटर ग्रुप। आउटसाइड प्रोमोटर ग्रुप। हाँ, इसमें जो IPO से पहले वाले इन्वेस्टर होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, उनको भी प्रोमोटर ग्रुप में मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोले कि मैंने 5% पहले किसी को ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट दे दिया था तो अब मैं केवल 20% ही डाइल्यूट करूंगा, नहीं। अच्छा। वो प्रोमोटर ग्रुप में काउंट हो जाएगा, और आपका जो डाइल्यूशन एट द टाइम ऑफ IPO वो फ्रेश डाइल्यूशन 26.25% का होगा। अच्छा। और वो प्रोमोटर का लॉक इन कितना रहता है इसमें? प्रोमोटर का जो लॉक इन होता है वो 1 साल का होता है मैंडेटरी, बट वो ज़्यादा किया जा सकता है अगर सब लोग उस पर अग्री करते हैं। और जो भी प्रोमोटर ग्रुप के पहले शेयर होल्डर हैं IPO से पहले के, उन सब का लॉक इन भी यहाँ पे 1 साल का होता है सभी का। तो प्रोमोटर हो या प्रोमोटर से पहले वाले प्री IPO इन्वेस्टर हो, हर एक का लॉक इन 1 साल है, फ्रॉम द डे ऑफ लिस्टिंग, नॉट फ्रॉम द डे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये जो प्री IPO की इन्वेस्टिंग आजकल बहुत चल रहा है ना, प्री IPO NSE में प्री IPO है, या HDB का भी जो कांड हुआ प्री IPO के अंदर में सब कोई ले रहे थे 1200-1300 रुपये में, IPO आया अभी 800 में। ये तो क्या मेन बोर्ड में आया है, तो मेन बोर्ड में भी लॉक इन होता है क्या प्री IPO इन्वेस्टर? बिल्कुल होता है, बट वहाँ लॉक इन कम होता है, वहाँ पे 6 महीने का 6 महीने का होता है। तो शेयर ये प्री IPO इतना हाइप हो रखा है, तो थोड़ा उसका भी आज चर्चा करेंगे कि इज इट वर्थ इट, बिकॉज अल्टीमेटली IPO आती तो आप एग्जिट कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और ये वर्थ इट है या नहीं है ये डिपेंड करता है आपका प्राइस पॉइंट क्या है, आप कैसे एंटर किया है, आपने किस जगह पे एंटर किया है, वो कैसे आपने इवेलुएट किया है उसको। ऑब्वियसली ये एक असेट क्लास है, और जैसे कोई भी असेट क्लास होता है तो कई बार होता है ना कि प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके एक्वायर करने से पहले हमें मिल रही है तो सस्ती मिल जाएगी, हम ले लेते हैं। लेकिन पता नहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्वायर करेगी नहीं करेगी तो क्या सर्कल रेट निकालेगी, गॉड नोज। यहाँ से हाईवे आने वाला है, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, 20-20 साल निकल जाते हैं, हाईवे आएगा नहीं आएगा, एयरपोर्ट आएगा नहीं आएगा, तो ऐसे ही वो रिस्की तो है ऑब्वियसली। सही है, तो आज ये सारा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट सर्टेन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैं इनसे निकलवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अमित जी। तो ये एक
दूसरा आप देखेंगे हॉकी स्टिक टाइप ग्राफ दिखाई दे रहा है, जहां से मैं बोलता हूं कि एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म्स का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ चुका है। क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये है ग्राफ जो कि उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में सारी एसएमईज ने कुल मिला के कितना फंड रेज किया था। तो 2024 में जो मैंने बताया 9,500 करोड़ के ऊपर का है, वो एकदम टॉल वर्टिकल ग्राफ आपको दिख रहा है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2018 से 23 तक यानी लास्ट 6 साल में क्यूमुलेटिवली जितना फंड रेज हुआ था वो अकेला फंड रेज 2024 में हो गया। तो अब बताओ क्यों नहीं रेगुलेटर के कान खड़े होंगे। इमीडिएटली रेगुलेटर्स के कान खड़े हो गए और उन्होंने अपने एंड पे एक्शन लिए, जो कि अच्छे के लिए हैं। क्योंकि ओवरऑल आप देखें स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, बिल्कुल नो डाउट इन दैट। उसमें काफ़ी लोगों के जो हैं अपॉर्चुनिटी लॉस हुए या फिर उनके पैसे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अटके, लेकिन प्लेटफॉर्म का जो सैनिटी है वो बेटर हो रहा है। Correct. अच्छी क्वालिटी के कंपनी आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे प्रमोटर आगे आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के मर्चेंट बैंकर आगे आ रहे हैं, रेगुलेटर की भी क्राइटेरिया और बेटर होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म में सैनिटी बेटर होती जा रही है। इससे ये क्लियर कट मैसेज निकलता है। चलिए, हम लोग तो देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सारा बात तो आपको अच्छा बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अपने को भी पता है कि हमारे रेगुलेटर्स को स्पीड ब्रेकर्स बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है। हाँ, तो अब वो मान लेते हैं अच्छा ही है। कुछ स्पीड ब्रेकर एएसएम है, कुछ जीएसएम है, कुछ एसएमएम है, जो भी नाम दे दीजिए। बट वो हाईवे में स्पीड ब्रेकर्स अच्छा है, लोगों की जान बचती है उससे, बस जान जा भी सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। और मैं भी बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, बट जैसा आपने बोला रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म है तो हम थोड़ा सा कैवियर्स के साथ बातें करेंगे। करे एक्चुअली बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्जेशंस है, फेस टू फेस, नॉट अ सीरियस इंटरेक्शन। तो कई बार दिल की बातें मैं बोल देता हूँ अपनी। नहीं, करेक्ट है। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है इस चीज़ के लिए कि इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल किस साल में कितने एसएमई और कितने मेन बोर्ड के आईपीओ आए हैं। और केवल एक ही साल ऐसा था जहाँ पे जो हमारा मेन बोर्ड है 2021 में वो आगे निकल गया था, क्योंकि वो कोविड के जस्ट टाइम वाला पीरियड था जहाँ पे एसएमई थोड़ा सा बैक ट्रैक हो गए थे। अदरवाइज पिछले साल तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा कि इंडिया ने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 320 से ज़्यादा ओवरऑल आईपीओ आए थे। आज तक हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी में किसी भी कंट्री में इतने सारे आईपीओ या प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इतने सारे एक ही बार में नहीं हुए। तो ये वो एक मैसेज है। और यहाँ से आपको एक सवाल का जवाब मिलता है जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अमित, मेरा ये टाइप का बिजनेस है, मेरा वो टाइप का बिजनेस है, मैं इस सेक्टर में आता हूँ, मैं उस सेक्टर में आता हूँ, क्या मैं एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल हूँ? यहाँ पे आपका सेक्टर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा इस स्लाइड में। तो इसका मतलब एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म सेक्टर एग्नोस्टिक है। कुछ सेक्टर जो यहाँ नहीं है वो भी वेलकम होते हैं। जैसे मैंने बताया हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी आकार मेडिकल लिस्ट हुई है, वो एस्थेटिक्स में, कॉस्मेटोलॉजी में पहली कंपनी है इंडिया की जो लिस्ट हुई है। उस सेक्टर में कोई कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी अब तक, और अब शायद आगे आने वाले टाइम में और कंपनी आएंगी। तो सेक्टर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसे मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूँ कि सो फार आप लॉज ऑफ लैंड फॉलो कर रहे हैं, लेजिड बिजनेस है, तब तक आप लिस्टिंग के लिए बिल्कुल अपने आप को एस्पायर कर सकते हो। सही है। यहाँ पे वो एवरेज आता है। तो अगर देखें कि 2012, 13, 14 में ये ऑन एंड मतलब ये एवरेज 10 करोड़ के नीचे का था, जो कि अब पहुंच गया 40 करोड़ के ऊपर का। तो 5x to 6x का एक जंप आ चुका है क्वालिटी ऑफ एसएमई में, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेटेड इस चीज़ से होती है कि साइज ऑफ आईपीओ क्या है एवरेज। और इससे एक और चीज़ है कि मुझे भी याद है जो सबसे पहली कंपनी हमने कोहर्ट में पिक की थी, या जो हम क्राइटेरिया लगाते थे पहले, तो हम शायद टर्नओवर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि किसी का 4-5 करोड़ का भी टर्नओवर है तो उसको भी हम बोलते थे कि नहीं हो जाएगी लिस्टिंग। अब हम खुद उस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि टर्नओवर क्या है, पैट क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जब उसमें इन्वेस्ट करना है, उसको आगे ले जाना है, किसी मर्चेंट बैंकर से कनेक्ट करना है, किसी इन्वेस्टर ग्रुप से कनेक्ट करना है, तो वो पैट या नेट प्रॉफिट को वैल्यू करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस रेंज में तो होना चाहिए कि कम से कम 3 साल बाद वो कंपनी माइग्रेट होकर मेन बोर्ड जा सके, क्योंकि मेन बोर्ड पे जाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उस कंपनी की 75 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए उस दिन जब आप मेन बोर्ड पे जाने के लिए अप्लाई कर रहे हो।
माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आने वाले 3 साल में मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे रेगुलेटर स्ट्रिंजेंट करते ही जा रहे हैं, हो सकता है वो क्राइटेरिया 100 करोड़ का हो जाए। तो हम आज ही ये रिवर्स मैथ लगा लेते हैं कि इस कंपनी को अगर हम आज पिक करें, इसमें हम इन्वेस्ट करें, फिर इसका IPO कराएं, तो क्या आने वाले 4 से 5 साल में ये 100 करोड़ का नेटवर्थ क्रॉस कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो शायद इसमें वो रिस्क लिया जा सकता है, और अगर लगता है कि नहीं कर पाएगी तो उसको फिर हम नहीं पिक करते हैं, और ये एडवाइस करते हैं कि आप पहले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करो, फिर आना SME IPO। पॉइंट टेकन। या ये एवरेज वैल्यू का इसलिए भी रेलेवेंस है क्योंकि आप 25% डाइल्यूट कर रहे हैं, तो एसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो पहले SMEs को दी जाती थी एक टिपिकल कंपनी को, वो भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ रही है, इज्जत बढ़ गई है इसकी। पहले आप लगा लो कि जब सबसे पहले जो साल के IPO आए थे उनका एवरेज वैल्यूएशन 30 करोड़ का होता था। 30 करोड़ का है SME का, और अब लगभग 200 करोड़ का हो रहा है। हो सकता है कि प्रॉफिट सेम है? नहीं, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। पहले लाखों में प्रॉफिट होता था जो कंपनी लिस्ट होती थी, अब करोड़ों में होता है। अब आने वाले शायद सालों में ये सब टेंस ऑफ करोड़ में चला जाएगा। तो फिर वो मेन बोर्ड में क्यों नहीं जाएगी? अब मेन बोर्ड के क्राइटेरिया थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है वहाँ पे। अगर हम बात करें तो लास्ट के 3 साल का जो क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 45 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, तो वो एक क्राइटेरिया है, और फिर फंड का साइज भी एक क्राइटेरिया। हम काफ़ी बार ये मैथ्स करके देखते हैं कि चलो इनका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट निकल के आ रहा है 3 साल का लगभग 50-60 करोड़ का, यानी कि 15 से 20 करोड़ का वो प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो वो उस तरफ तो क्राइटेरिया में फिट होते हैं। लेकिन उस सेगमेंट की, उस प्रॉफिटेबिलिटी की कंपनी को अगर P मल्टीपल दें और फिर उसका ओवरऑल वैल्यूएशन कैलकुलेट करें, तो उसका फंड का जो साइज निकल के आता है 70-80 करोड़ का, 100 करोड़ का। अब 70-80 करोड़ का तो मेन बोर्ड पे कोई मर्चेंट बैंकर पिक नहीं करेगा इशू। मर्चेंट बैंकर्स की एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 250, 300, 500 करोड़ का फंड रेज हो। तो इसीलिए एक साइज एक क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि ये भी एस्टिमेट करना ज़रूरी है कि क्या आपका सेक्टर उतना भी कमांड करके उस वैल्यूएशन तक पहुंच सकता है कि आप बेसिक थ्रेशोल्ड तो क्रॉस करो कि कम से कम को अच्छी क्वालिटी का मर्चेंट बैंकर उसको एंटरटेन करे। क्योंकि जस्ट लिस्टिंग तो नहीं करानी है, अच्छी क्वालिटी की लिस्टिंग करानी है। तो अच्छी क्वालिटी की लिस्टिंग के लिए आप अपने क्रेडेंशियल्स को तैयार करते हो। जब आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन एस्पायर करते हो तो पहले अपना पूरा प्रोफाइल रेडी करते हो और फिर वो जाते हो। तो यहाँ पे भी अपना प्रोफाइल खुद से इवेलुएट करना, किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू इवेलुएट करा लेना, वो इम्पोर्टेंट होता है। सही, सुपर्ब। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जिसमें लोगों को रहता है कि हमारा वैल्यूएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, या वैल्यूएशन किया कैसे जाता है, या फिर मैं तो ठीक ठाक ऑलरेडी वेल्थ बना रहा हूँ, कंपनी चल रही है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, और जैसे मैंने बताया कि वो कंप्लेसेंसी आ जाती है। कंप्लेसेंसी जरूर नहीं है वो 10 करोड़ से नीचे के बिजनेस में है, जो लोग 50 करोड़ 100 करोड़ में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे भी कंप्लेसेंसी आ जाती है। वहाँ पे तो ऐसे भी सुनने को मिलता है कि अमित जी क्यों ही IPO करें, मतलब पिताजी ने शुरू किया था, हम भी बढ़िया कर रहे हैं, 200-300 करोड़ की तो प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं, सब हो चुका है, क्यों रिस्क लिया जाए, कैसे किया जाए। तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको इसको अनलॉक करना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट के थ्रू वेल्थ बनाते रहोगे तो वो वेल्थ एक लिमिटेड वेल्थ है। आप ओवरऑल वैल्यूएशन के थ्रू वेल्थ बनाओगे तो वेल्थ अलग लेवल की होती है, और वो वाली वेल्थ आप केवल अपने लिए नहीं बनाते, वो पूरे इकोसिस्टम के लिए बनाते हो। वो हम आगे बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर का वाई जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि IPO क्यों करना है। IPO जस्ट एक ट्रांजैक्शन के तौर पे करना है, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का मन है और कुछ इकोसिस्टम को अलग लेवल पे ऑर्बिट चेंज करने का मन है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो मैं थोड़े से ब्रश अप करने की कोशिश करूंगा। ये एक इन्वेस्टर के लिए शायद उतने इंपॉर्टेंट ना हो, बट एक SME के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्वेस्टर भी अगर फंडामेंटल पे चले जाते हैं अपने ग्राउंड जीरो पे, तो वहाँ से उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में या किसी भी प्रोडक्ट में जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2 चीज़ों से, कि उसका एंडोर्समेंट कौन कर रहा है और उसको किस प्लेटफॉर्म पे सेल किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आपने बहुत सारे ये प्री IPO शेयर्स के नाम लिए। अब ये प्री IPO शेयर्स कोई लेजिट बॉडी सेल करती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई प्री IPO प्लेटफॉर्म है वो सेल करता है। मैं बोलता हूँ कि चलो आपको कुछ कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं और वो इंडिया मार्ट पे मिल रहे हैं, ले लो जाके, या अमेजोन से ऑर्डर कर लो। तो प्लेटफॉर्म वो भी बहुत क्रेडिबल हैं, अच्छे हैं, लेकिन गलत चीज बेच रहे हैं। तो इसीलिए वो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है कि एंडोर्स कौन कर रहा है। एंडोर्स कोई ना कोई रेगुलेटर कर रहा है, या कोई कस्टमर कर रहा है, या कोई ब्रांड एम्बेसडर
कंसिडर कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट को, और फिर वो कहाँ बिक रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। गलत जगह पे गलत एंडोर्समेंट के साथ जाएगा तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो एक थोड़ा सा रॉ सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक जो स्टोन होता है जो माइनिंग के दौरान मिलता है, उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो डायमंड जैसी हैं। उसमें सब उसकी हार्डनेस और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर और उसकी सारी डेंसिटी वगैरह सारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी वो डायमंड जैसी हैं। लेकिन वो अभी डायमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तराशा नहीं गया है। जैसे ही हम उसको तराशते हैं, पॉलिश करते हैं, शेप करते हैं, वो डायमंड बन जाता है। अब हो सकता है कि पहले उसकी जो वैल्यू हो 100 रुपए की हो और तराशने के बाद उसकी वैल्यू 200 रुपए की हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप उसको बेचोगे और बोलोगे चलो अमित कुमार उसको बेच रहा है, कुमार एंड कुमार कंपनी बेच रही है, तो 100 रुपए का 200 रुपए का बिकेगा। लेकिन जैसे ही उसको राइट प्लेटफॉर्म पे लाते और बोलते नहीं उसे डीबीयर्स बेचने वाला है, उसकी वैल्यू अब शायद हजारों या लाखों रुपए में चली जाएगी। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन वैल्यू तो थी उसमें, लेकिन वो वैल्यू हिडन थी। उस वैल्यू को पहले लेवल पे आपको शेप और शार्प करना होगा, पॉलिश करना होगा, और सेकंड उसको राइट जगह पे ले जाके सेल करना होगा। तो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी में वैल्यू होती है। प्रोमोटर को पता है मेरी वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू को शेप नहीं दी गई, उसको पॉलिश नहीं किया गया, उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। आपको लग रहा है कि आपके पास डायमंड है, जो कि है, लेकिन वो शेप नहीं है, खरीदने वाले को दिखेगा नहीं और राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो जैसे ही आप उसको अपने प्रोसेस में, बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग का एक प्रोसेस है, गवर्नेंस का एक प्रोसेस है, ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट लाने का एक प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों के थ्रू अनलिस्टेड कंपनी शेप हो रही होती है और वो कुछ टेस्ट पास कर रही होती है, और फिर जाके वो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म लाइक NSE BSE पे जब अवेलेबल होती है, तब वो सही तरीके से वैल्यू अनलॉक होती है। तब तक उसकी वैल्यू है लेकिन हिडन है, कोई देने को तैयार नहीं। तो इस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट चलता है, जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई है तो लोग खरीदते रहते हैं शेयर। इतनी बात भी किए थे उसका, तो वहाँ पे कैसे क्रेडिबिलिटी टेस्ट करें? पहला तो क्रेडिबिलिटी टेस्ट यही होता है कि कौन इंस्टीट्यूशन है जो उसको सेल कर रहा है। ओके। जैसे मुझे किसी ने अभी थोड़े दिन पहले एक XYZ कंपनी के शेयर ऑफर किए कि हमें ये मिल रहे हैं प्री IPO में। मैंने पूछा कौन बेच रहा है? बोले HDFC सिक्योरिटीज बेच रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब कंसिडर कर सकते हैं शायद, बट क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ लोग हैं, छोटे छोटे ब्रोकर भी होते हैं। अभी किस्सा हो ही गया, आपको पता है मार्केट में, कि किसी ने पैसे लिए, किसी के थ्रू लिए, वो आपस में झगड़ा चल रहा है कि मैंने डिलीवरी नहीं दी और उसने पैसे ले लिए और ये हुआ। तो ये सारे रिस्क हैं, क्योंकि अनलिस्टेड है तो वहाँ पे सेबी का कंट्रोल और या फिर जो अम्ब्रेला है वो नहीं अप्लाई होता है, इसीलिए वहाँ पे फिर रेगुलेटरी जो स्पेस है वो थोड़ा सा लैक कर जाता है। इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ही क्रेडिबल सोर्स के थ्रू लेने चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर लेनी है तो हाथ के हाथ लो, इधर पैसे दो इधर ले लो। वो कैसे होगा? बैठ के लो, ऑफिस पहुंच जाओ, ऑनलाइन मत करो। मतलब ऑनलाइन तो होगा ही ऑब्वियसली, बट जितना भी क्लोज हो सकता है, मतलब आप उसको निश्चिंत तरीके से नहीं कर सकते कि चलो पैसे दे दिए अब आएंगे 1 महीने में, 15 दिन में पहुंच जाएंगे। मतलब आप जितना भी उसको क्लोज ग्रुप में लेते हो, जितना रिलायबल ग्रुप में लेते हो और जितना हाथ के हाथ ट्रांजैक्शन कराओगे उतना ज्यादा बेटर है। गॉट इट। कम से कम टाइम लगना चाहिए। इस दौरान आप तसल्ली नहीं रख सकते कि मैंने खरीद लिए, वो आ जाएंगे, देखेंगे, अपीयर हो जाएंगे डीमैट में, देखा जाएगा, नहीं, वो नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आजकल आ गए ना, जो कि ट्रांजैक्शन वो करते हैं अपने लेवल पे, सब कोई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आता ना कि कहाँ किसके साथ लैप्स हो जाए। और पूरी एक वैल्यू चेन है, उस वैल्यू चेन में से किसी का भी लिंक ब्रेक हो जाएगा तो पूरी वैल्यू चेन फेल हो जाएगी। आप कैसे रेस्पॉन्सिबल ठहराओगे कि किसने पैसे रोक लिए और क्यों मुझे शेयर्स नहीं मिले? गॉट इट। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हमने ये समझा कि कैसे एक कंपनी की हिडन वैल्यू है, वो है, प्रोमोटर को पता होता है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि यार आपकी कंपनी में वैल्यू है लेकिन वो अभी अनलिस्टेड है। बोले अनलिस्टेड है लिस्टेड है क्या फ़र्क पड़ता है? बोले वही फ़र्क पड़ता है, वो तराशी नहीं गई है, वो राइट प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो ट्रेड नहीं हो सकती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अभी उस तरीके से रेडी नहीं है। इसको थोड़ा और आगे अगर समझें और इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करें तो 2 और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती हैं कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी SME में पहले वैल्यू जो क्रिएट होती है वो होती है कस्टमर वैल्यू, और बाद में उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं एंटरप्राइज वैल्यू में। तो दोनों को समझते हैं बारी बारी से कि कस्टमर वैल्यू क्या है।
मैं कंपनी में चला रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट हैं, सर्विस है, ऑफरिंग है, मैंने उन्हें सेल किया, मैंने इनवॉइस रेज की, रेवेन्यू लिया, बहुत सारे खर्चे किए, खर्चे करने के बाद नेट सब टैक्स वैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट आ गया। तो वो नेट प्रॉफिट जो है ना, वो टिपिकल बिजनेसमैन वाला जो अप्रोच है कि भाई मैं तो धंधा कर रहा हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट बनाना है और जो नेट प्रॉफिट है वो मेरा वेल्थ है। बिल्कुल करेक्ट बात है, वो आपकी वैल्यू है। अब ये नेट प्रॉफिट आता है, कैश पड़ा होता है बैंक में, साल भर के बाद वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। इसी में से आप कुछ में से असेट बिल्ड कर लेते हो, बाय कर लेते हो। तो ओवरऑल आपने आज तक कंपनी में जो भी असेट्स बिल्ड किया है, बाय किए हैं, जो रिजर्व सरप्लस है, जो बैंक में कैश प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो सब मिला के आपकी क्यूमुलेटिव कस्टमर वैल्यू है। Okay. और ये कस्टमर वैल्यू को अगर हम पूछें कि ये कैसे जानेंगे आपके मेरे आज तक कितनी मैंने कस्टमर वैल्यू जनरेट की है, तो आप अगर थोड़ा बहुत समझते हैं कैसे बैलेंस शीट पढ़ी जाए तो बुक वैल्यू को चेक करो। उस बुक वैल्यू में दो कंपोनेंट हैं, एक इक्विटी जो आपने डाली थी और जो दूसरा आपने कस्टमर वैल्यू जनरेट की जो आप ही की थी, आपने उसे लेने की जगह वापस से कंपनी में ही छोड़ के रीइन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी बुक वैल्यू बन गई। Correct. तो बुक वैल्यू में इनडायरेक्टली आपकी कस्टमर वैल्यू छुपी होती है। जितनी ज्यादा आपने कस्टमर वैल्यू जनरेट की है और बुक में लेके आए उतनी ज्यादा बुक वैल्यू होगी। ये बड़ा आसान है समझने के लिए, देखने के लिए। लेकिन नेटवर्थ है क्या ये इश्यू नेटवर्थ बोलते हैं? एक तरह से ये नेटवर्थ है, लेकिन थोड़े से काइंड ऑफ टेक्निकल डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब अगर आपने कंपनी में लॉस भी किया है तो नेटवर्थ कम हो जाती है, वाइल बुक वैल्यू नहीं होती है कम, क्योंकि उसमें वो पॉजिटिव ही काउंट करते हैं उसको। और भी कुछ छोटी मोटी निटिग्रिटीज होती हैं, बट हाँ मोटा मोटा नेटवर्थ और बुक वैल्यू सेम हो सकती है अगर कंपनी थ्रू आउट प्रॉफिटेबल रही है तो। हाँ, थ्रू आउट प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप है या जो अभी खर्चा बहुत कर रही है, एसेट बिल्ड कर रही है, इंटेंजिबल कुछ बिल्ड कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट बुक वैल्यू में नहीं आता है क्योंकि नहीं आता, हम अकाउंटिंग नहीं करते। करेक्ट। प्लस आपने इन्वेस्टर बाहर से प्रेफरेंशियल कुछ शेयर्स आपने वैल्यू रेज किया है नहीं किया, आप यहाँ पे आपने सारी खुद की इक्विटी ऐड किया, उससे भी बुक वैल्यू और नेटवर्थ में डिफरेंस आ जाता है। बराबर। तो टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को उतना फाइनेंस आना चाहिए जो उसके सिंपल तरीके से समझने के लिए काफी है। अच्छा। टेक्निकलिटी में जाते ही चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं टेक्निकलिटीज को अवॉइड कर देता हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल रख के चलता हूँ। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक कैरेक्टर है हमारे राजा बाबू। उन्होंने अपना बिजनेस किया, उन्होंने बढ़िया ग्रो किया। पहले साल में 10 करोड़ का टर्नओवर किया, फिर 4-5 साल बाद उन्होंने 25 करोड़ का टर्नओवर किया। ओवरऑल 5 साल में 90 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। अब इनके पास जो बिजनेस था वो अच्छा था। पहले ही साल में इन्होंने बोला कि यार 10% का नेट प्रॉफिट आ रहा है, बढ़िया है। ये गए आसपास बहुत सारे फेलो एंटरप्रेन्योर से मिले, फैमिली से मिले, इधर उधर अपने CABA से मिले और बोला कि मत हो गया प्रॉफिट, तो अब इसको करते हैं। तो लोगों ने बोला यार तो आपके पैसे हैं, आपकी हार्ड एंड मनी है, अब सारा प्रॉफिट दिखाओगे तो टैक्स वैक्स पूरा लगेगा, जो एक टिपिकल बिहेवियर है किसी भी SME का। इसलिए मैं उसको एक सूडो कैरेक्टर राजा बाबू के नाम से बोल रहा हूँ। वो टिपिकल बिहेवियर कि नहीं यार पूरा क्यों दिखाते हो। तो उन्होंने भी बोला कि यार बात तो सही है, मतलब मैं अगर पैसे बचाऊंगा तो उससे मैं अपनी पर्सनल वेल्थ बना लूँ या फिर उससे बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूँ दूसरे तरीके से, लेकिन बचा लेते हैं जो बच रहा है। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं 10% प्रॉफिट ना दिखा के 5% ही प्रॉफिट दिखाऊंगा, और थ्रू आउट वही किया। पिछले 5 साल में मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो राजा ने जो है 9 करोड़ प्रॉफिट दिखाने की जगह 4.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, और इस प्रोसेस में लगभग कुछ 1.25 करोड़ का टैक्स सेव कर लिया। 1.25 करोड़ काफी होता है। अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा घर, अच्छा सा फार्म हाउस, कुछ भी आ सकता है, मशीनें भी आती हैं, अब वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग है, पैसे सेव हो गए लेकिन कुछ लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ? ये लॉस कुछ ऐसा है कि मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड खराब कर दिया। मेरे शायद अच्छे नंबर आए, 95 आए मैथ्स में। मैंने टीचर को जाके बोला सर इसको 55 कर दो। बोले क्यों? सर 55 देखेंगे ना तो घर वाले बोलेंगे कि ये तो बेकार ही है, इसे पढ़ाई वढ़ाई के लिए रहनी दो, मत टोको। 95 देखेंगे तो ना मेरे पर और प्रेशर आएगा, मुझे और पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो वो आपने रिपोर्ट कार्ड खराब करा लिया। अब आप गए इंटरव्यू के लिए, पूछा कि भाई गणित कैसा है? बोला बहुत बढ़िया है, मैं तो 90s में आता हूँ। बोले रिपोर्ट कार्ड में तो 55 है। नहीं वो तो मैंने कम करा दिए थे, वैसे तो मैं 95% वाला हूँ। बोले मैं क्यों मानूं? अब ये सवाल हमेशा बना रहता है। अब आप बैंक के पास जाओ या इन्वेस्टर के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, रिपोर्ट कार्ड जो आपका बोल रहा है वो फाइनल है। अब आप मुझे 10% क्यों बोलते हो? 20% बोल दो, बोलना ही तो है। तो मैं
कोई भी एज ए इन्वेस्टर, मैं बैंक हूँ, कोई इंस्टीट्यूशन हूँ, कोई HNI हूँ, कोई रिटेल इन्वेस्टर हूँ, कोई भी हूँ, जो आपके रिपोर्ट कार्ड में है वो मैं मानूंगा, और जो बार बार रिपोर्ट कार्ड में है वो मानूंगा। वो आपका ट्रेंड बताता है, जो आपके रिपोर्ट कार्ड में नहीं है उसको कोई यकीन नहीं करेगा। तो राजा ने यहाँ पे छोटा सा एक ग्लिच कर दिया, लेकिन फिर राजा को दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। अब ये अगेन टेक्निकली ये एंटरप्राइज वैल्यू नहीं है, मैं इसको नाम एंटरप्राइज वैल्यू दे रहा हूँ जिससे आसानी से समझ में आ जाए, बट ये वैल्यूएशन समझाने की कोशिश की जाए। सो एक कंपनी में हमने ये देखा कि एक SME का अप्रोच है कि जो नेट प्रॉफिट आया नीचे P&L में वो मेरी वेल्थ है, लेकिन अगर आपने 10 करोड़ का टर्नओवर किया था तो वो 1 करोड़ जो नीचे आया वो वेल्थ है, लेकिन जो 9 करोड़ ऊपर से नीचे तक खर्च हुए उससे भी तो वेल्थ जनरेट हुई है। आपने मटेरियल खरीदा, आपने टीम हायर की, आपने प्रोसेस सिस्टम बनाए, आपने ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट किया, बहुत सारी और चीज़ें की, कस्टमर बेस एक्वायर किया, कितना पैसा तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में ही खर्च कर देते हो। ये सारे जो खर्चे किए मैंने, उस खर्चों के थ्रू जो मैंने कंपनी के अंदर वैल्यू बिल्ड की, उस वैल्यू को मैंने इग्नोर कर दिया और मैं केवल बॉटम लाइन पे फोकस कर रहा हूँ कि यही मेरी फाइनल वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं है। उस कंपनी में जो ऊपर से नीचे तक खर्चे हुए हैं, उन खर्चों से भी उसमें वैल्यू बिल्ड हुई है, और उस वैल्यू को हम वैल्यूएशन या एंटरप्राइज वैल्यू के इक्विवेलेंट बोलते हैं। और ये चीज़ राजा को समझ में आ गई कि मेरा जो वैल्यू है ना, वो बॉटम लाइन में नहीं है। मेरा जो वैल्यू है, जो मैं रेवेन्यू के खर्चे कर रहा हूँ रेवेन्यू लाने के लिए, वहाँ पे भी मेरा कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा है। अब चैलेंज ये है कि ये किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। क्यों? फाइनेंशियल रिपोर्ट तो MC, ROC या इनकम टैक्स पर्पज से बनती, और वो इसकी चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं की गई। तो अब राजा को जब ये समझ में आया तो उसने बोला कि यार ये कैसे मिलेगी, मुझे मिलेगी, लिस्टिंग कराओ। तो राजा ने बोला ठीक है, इस साल तो मैं लगभग 30 करोड़ का टर्नओवर करने वाला हूँ, मैं लिस्टिंग कराता हूँ। लेकिन राजा को ये भी समझ में आ गया कि अगर लिस्टिंग के दौरान आपको मैक्सिमम वैल्यूएशन चाहिए तो अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करो। तो राजा ने बोला यार मेरा तो ना 10% प्रॉफिट होता है, तो मेरा तो 3 करोड़ का पैट है, और ये एक्चुअल है और यही बुक्स में भी आएगा। अब उसको एक छोटा सा कोई एक एवरेज वैल्यूएशन मल्टीपल मिला, लगभग 40 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, 10 करोड़ उसने फंड रेज किया, उसको इन्वेस्ट किया और आगे ग्रो किया। 5 साल में राजा पहुंच गया 200 करोड़ पे। अब यहाँ 2 चीजें हैं, पहले तो 30 करोड़ का बिजनेस अपने आप तो 200 करोड़ नहीं जाएगा। खुद का फंड, खुद के प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करोगे, 30 का 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 तो नहीं होगा। वो 10 करोड़ यूज करके वो अपनी ग्रोथ भी ज्यादा कर ली, और फिर लगातार प्रॉफिट दिखाने से, कंटिन्यूअस ग्रोथ करने से मार्केट ने उसको वैल्यूएशन मल्टीपल भी ज्यादा दे दिया। मैं अगेन टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व अवॉइड कर रहा हूँ, मैं P मल्टीपल नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, मैं उसको वैल्यूएशन मल्टीपल बोल रहा हूँ जिससे कि मैटर सिंपल रहे। तो उसको वैल्यूएशन मल्टीपल मिला जो कि थोड़ा ज्यादा था, और वो लगभग 500 करोड़ के वैल्यूएशन पे बैठा है। अब डाइल्यूट करने के बाद भी वो लगभग 350 साढ़े 350 करोड़ की वेल्थ एंजॉय कर रहा है, जो कि वो अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकता अगर वो पुराने तरीके से नेट प्रॉफिट के थ्रू और टैक्स सेव करके जो अपनी वेल्थ बनाएगा तो 30, 40, 50 करोड़ की ही वेल्थ बना पाएगा। वो जो 350 करोड़ की वेल्थ है वो नहीं बना पाएगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो राजू को आई, और यही अंडरस्टैंडिंग हम कोशिश करते हैं हर एक SME को समझाने की कि आप के बिजनेस में ओवरऑल वैल्यू है, बॉटम लाइन के ऊपर भी वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू अनलॉक करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, सही प्लेटफॉर्म को अप्रोच करना पड़ेगा, सही इकोसिस्टम को अप्रोच करना पड़ेगा जो आपको उस वैल्यू को अनलॉक करने में हेल्प करेगा। ओके, क्वेश्चन इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव से, वो इस पूरे जर्नी में, टाइमलाइन में कहाँ सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढता है? कहाँ फिट होना चाहिए उसको? 3rd ईयर में, 6th ईयर में, 9th ईयर में? ओके, सो अगर आप कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो और आपको समझ में आ गया कि उसका इंटेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसके प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अब एक्चुअल में इसमें ग्रोथ आने वाली है और ये अब बिल्कुल सही राह पे आ चुका है, तो फिर वो जो ईयर 5 है या ईयर 6 है वो बिल्कुल राइट ईयर है। अच्छा, जब वो चेंज होने के लिए रेडी है, IPO से ठीक पहले या IPO के दौरान आप आ जाओ, वो बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा रिस्क है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अल्फा आपको बहुत अच्छा देगी। तो मैनेजमेंट के साथ फिर आपको रेगुलर टच में रहना पड़ेगा। देखिए, कोई भी अंदर की बात कैसे पता लगेगा? नहीं, तो अंदर की बात पता करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं इसको थोड़ा टेक्निकली बोलूं कि अब जैसे हम फंड चला रहे हैं तो फंड की कुछ फिड्यूशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं सेबी के प्रोटोकॉल में भी कि आप जब कोई फंड चलाते हो तो भी आप
कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हो और आपका फर्ज बनता है कि आप कंपनी के एक्शंस को मॉनिटर करो, वॉच करो। जरूरी नहीं है कि आप सारी उसके लिए मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है वो, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कंपनी की इन्वेस्टर इंटरेक्शन होती हैं उनको अटेंड करना, कंपनी में रेगुलरली विजिट करते रहना, ये देखते रहना कि प्रोडक्शन है, फैक्ट्री है, नया एक्सपेंशन है, साइट विजिट करनी है, प्रोमोटर को मिलके उनके मॉरल समझते रहना, उनकी नई हायरिंग जो हो रही है उन लोगों से मिलते रहना, किस लेवल का टैलेंट आ रहा है। ये चीज़ इनसाइडर इन्फो नहीं है, ये चीज़ है कंपनी को डीपली समझना, और इसके लिए रेगुलेटर खुद आपको एनकरेज करता है कि आप ये करो। तो किसी भी अच्छे इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप अगर आप छोटी कंपनी में इन्वॉल्व हो रहे हो जिसमें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, और वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी आना चाहिए, तो आई थिंक वो जो आईपीओ के दौरान का टाइम होता है वो बढ़िया टाइम होता है। उसके बाद तो फिर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में सभी के पास आ जाती है, आप वहाँ पे भी इन्वॉल्व हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ रिस्क नहीं लेना है, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आईपीओ आने दो, साल भर उस कंपनी को अपने प्रॉमिस पूरे करने दो, जो उन्होंने फंड रेज किया है वो यूटिलाइज होने दो, उसके बाद आ जाओ। क्योंकि जो भी कंपनी आईपीओ के लिए आ रही है वो 10-20 साल का विजन लेके आ रही है, कोई 2 साल का विजन तो नहीं ला रही है। तो अगर आपने उसमें से 1 साल मिस कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, आप पहला साल टेस्ट करने दो, अगर वो अपने प्रोमिसेस मीट कर रहे हैं सेकेंड ईयर में उसमें आ जाओ, सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि वहां से भी अभी भी कम से कम 10 साल की जर्नी बाकी है। और मार्केट तो वैसे भी बहुत मतलब रिवॉर्डिंग होता है, तो एक ने एक ऐसा फॉल दे देगा कि आपको मौका नीचे मिलना ही मिलना बिल्कुल है। कहीं ना कहीं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप ट्रैक करते रहो और वहां पे भी आ जाओ। ओके, दैट्स डिपेंड करता है आप कैसे हो। जैसे हम बोलते हैं, मैं अपने आप को कोशिश करता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टर की बकेट में रखूं, जिसका मतलब कंपनी में कोई ट्रेड करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है या फिर जल्दी से फ्लिप करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आओ उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, उस कंपनी के अगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं तो बने रहो 3 साल 4 साल 5 साल तक। हाँ, किसी स्टेज पे लगे कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हो रहे हैं तो एज इन्वेस्टर आपको अपना कॉल तो लेना पड़ेगा ही। ओके, तो राजा को ये समझ में आ गया कि मुझे कैसे एंटरप्राइज वैल्यू अनलॉक करनी है, और राजा का जो फोकस था वो बॉटम लाइन से पूरे ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन पे चला गया, और इस तरीके से राजा को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मैं एसएमईज के लिए ये बोलता हूँ कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा उतनी जल्दी आप डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं कि मेरा तो प्रॉफिट से बढ़िया काम चल रहा है, मैं ये क्यों करूं। प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा वेल्थ ओवरऑल वैल्यूएशन में है, बट वो वेल्थ आपके अकेले के लिए नहीं है, वो वेल्थ शेयर करने के लिए है, वो इकोसिस्टम के लिए होती है। उसमें आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं, उसमें आपके बाकी के स्टेक होल्डर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं। तो एक बड़ा विजन लेके, ब्रॉडर विजन लेके जब आप आते हैं तो वो पाई ओवरऑल बढ़ जाता है, जिसमें हर किसी का फायदा होता है। अब ये चीज़ अगर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू और जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है या एंटरप्राइज वैल्यू के इक्विवेलेंट जो है उनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस थियरी नहीं है, आप बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, आप जल्दी समझेंगे। लेकिन कुछ लोग जो इन्वेस्टर नहीं हैं, जो एसएमई हैं, उनको भी समझना आसान है कि अगर आप देखें ये कुछ लिस्ट है एसएमईज की जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, और उन लिस्ट में लास्ट कॉलम को मैंने डॉटेड किया हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें कि उसका मार्केट कैप और बुक वैल्यू का जो रेशो है वो 60 टाइम्स 40 टाइम्स 30 टाइम्स है, इवन वो रेशो 5 6 7 गुना भी है, तो भी आपकी बुक वैल्यू इससे तो ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा बेटर कंपनी, जितना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, जितना ज़्यादा बेटर ग्रोथ, उतना ही आपका ये रेशो ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपकी कंपनी में दम है तो खाली बुक वैल्यू के थ्रू वेल्थ ना क्रिएट करें, उसको मार्केट वैल्यू में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करें। ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है और राजा ने यही किया। ओके, अब यहाँ पे ना माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टेक्निकली तो मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी एंटरप्रेन्योर से मुझे कोई भी चीज़ करानी है तो मुझे उन्हें क्या सिखाना है, मुझे उनके दिमाग में बात डालनी है, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है, कर तो वो देंगे ही। एक बार उनको समझ में आ गया तो एक्शन तो वो ले लेंगे, उनको खाली वाई बताना है और थोड़ा बहुत हाउ बताना है, फिर तो वो खींच देंगे। तो यहाँ पे माइंडसेट का थोड़ा सा चेंज है कि एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि मैंने वही कस्टमर वैल्यू पे फोकस करना है, और जो कंप्लेसेंसी वाली स्टेज होती है ना, वहाँ पे यही होता है कि बिजनेस सेट हो गया, कई साल हो चुके हैं, 1 दशक हो गया, 2 दशक हो गया, फैमिली बिजनेस है, ऑटो मोड पे चल रहा है,
मैं सोचूं क्या करता हूँ, 10-11 बजे ऑफिस पहुंच गए, 5-6 बजे निकल गए, क्लब चले गए, बीच में कुछ चिट चैट कर ली, चेक वेक साइन कर दिया, ऐसी लाइफ चलती रहती है। लेकिन ये कंप्लेसेंसी अब आपको तोड़नी पड़ेगी और आपको ये सोचना पड़ेगा कि चलो कस्टमर वैल्यू तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर वैल्यू को जब आप एक वैल्यूएशन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको वैल्यूएशन मिलता है। तो कस्टमर वैल्यू डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर वो जीरो हो गई तो आपका वैल्यूएशन जीरो हो गया इस मार्केट में। लेकिन ये कस्टमर वैल्यू पे आप मास्टरी कर चुके हो। कैसे? 3 साल में अंडरग्रेड होती है, 2 साल में मास्टर्स हो जाते हैं, 5 साल बाद तो वैसे ही बिजनेस मास्टर हो गए। तो ये कस्टमर वैल्यू तो आप इतने साल से कर रहे हो कि ये तो आपका मास्टर्स हो चुका है। अब इसमें अगर आप 3-4 घंटा भी रोज का डालोगे ना तो भी गुड एनफ है। तो बाकी के टाइम क्या करोगे? बाकी के टाइम एंटरप्राइज वैल्यू सीखो, वैल्यूएशन सीखो। इसका मतलब आप उन लोगों से मिलो जो ये कर चुके हैं, उन इन्वेस्टर से मिलो जो ये करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इकोसिस्टम को समझो। अगर आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो थोड़ा बहुत पैसा डाल दो, सीख जाओगे। आप वो मैट्रिक समझने की कोशिश करो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं एसएमईज को कि आपके सेगमेंट के आसपास वाली जो ऑलरेडी लिस्टेड एसएमईज हैं उनकी इन्वेस्टर कॉल में पहुंच जाओ। पब्लिकली अवेलेबल है, पिछले 2 साल की निकाल लो, उनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दो, उनके इन्वेस्टर कॉल। आपको ये पता लगेगा कि वो कंपनी के प्रोमोटर कैसे सोचते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट में अगर आपको रियल वैल्यू अनलॉक करनी है तो वो कैसे ही मिलेगी। बहुत सारा होमवर्क है इतना सारा होमवर्क है कि आपको रोज वो जो रील खोजते रहते हैं ना उससे बेटर है ये चीजें सुनो ना। मतलब 4 घंटा रोज सुनोगे तो आप साल भर में इसमें कितनी वैल्यू अपने लिए क्रिएट कर पाओगे, कितना मोटिवेशन कर पाओगे। तो आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम अब जाना चाहिए एंटरप्राइज वैल्यू को समझने में और अनलॉक करने में। और कस्टमर वैल्यू तो आप धीरे धीरे 2 घंटा रोज भी दोगे ना तो वो ऑटो मोड में चली जाएगी, क्योंकि आपकी टीम उसको ऑलरेडी बना रही है। तो एक रियल एंटरप्रेन्योर का एक फेस शिफ्ट है, माइंड शिफ्ट है। ये माइंड शिफ्ट अगर आपने कर दिया तो फिर आपको वो वैल्यू अनलॉक करने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर। अब जैसे मैंने बोला टेक्निकली आई विल नॉट से कि ये सब सेम है, बट हाँ मतलब काफ़ी हद तक बोले, वैल्यूएशन बोलो, उसको मार्केट कैप बोलो, उसको एंटरप्राइज वैल्यू, वो सब इक्विवेलेंट ही हैं और वो सब बिजनेस वेल्थ होती है। तो आपकी जो बिजनेस वेल्थ है वो बॉटम लाइन में नहीं है, वो बॉटम लाइन के ऊपर भी है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी क्राइटेरिया को लेके कि ठीक है ये तो अच्छी बात है, हमने समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, सब हो गया, लेकिन मैं एज अ बिजनेस एलिजिबल भी हूँ क्या एक कंपनी को अपनी को लिस्ट करने के लिए? तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे बात करूँगा। 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कि बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। ऑपरेटिंग, खाली ऑन पेपर नहीं, ऑपरेटिंग बिजनेस। हो सकता है कंपनी इनकॉर्पोरेट की हो 10 साल पहले, लेकिन एक्चुअल काम 3 साल पहले शुरू किया था। तो 3 साल का बिजनेस ऑपरेशंस ज़रूरी है जिसमें नंबर्स हो। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज 2 साल, लास्ट के 2 साल बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। और बीएससी एनएससी के थोड़े थोड़े कंडीशंस डिफरेंट है, बट आप मान के चलिए कि अगर ओवरऑल नेट टेंजिबल असेट जो हैं बिजनेस में वो 3 करोड़ के ऊपर हैं, या फिर वो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है, ओवरऑल नेटवर्थ भी पॉजिटिव है या 1 करोड़ के ऊपर है, तो ये वाली कंडीशंस के आसपास वो बिजनेस एलिजिबल हो जाता है। फिर वेबसाइट होनी चाहिए, नहीं है तो बन जाती है। आपके पास कोई मेजर लीगल नॉन कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई क्रिमिनल ऑफेंस इस तरह की चीज़ नहीं है। छोटा मोटा जीएसटी या छोटा मोटा इनकम टैक्स का जो फ्यू थाउजेंड का मैटर होता है या फ्यू लाख का, वो तो बिजनेस में रेगुलर चलते रहते हैं, वो डिस्क्लेमर और रिस्क में आ जाते हैं। मेजर कोई लीगल चैलेंज नहीं होना चाहिए। ओनरशिप जो है वो ना चेंज हुई हो कंपनी की, यानी मैं कंपनी खरीदूं और पहुंच जाऊं कैपिटल मार्केट में कि इसे लिस्ट कर दो, वो नहीं है। कम से कम 1 साल का प्रोमोटर का उस कंपनी को रन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। ये फेस वैल्यू वाली कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसमें प्रीमियम नहीं इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा एसएमई में 25 करोड़ से ज़्यादा फंड रेज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, एसएमई में लगभग 180-190 करोड़ का फंड रेज भी हुआ है। तो ये आपकी फेस वैल्यू वाली पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये प्रीमियम के बिना वाली। तो ये कुछ टेक्निकल कंडीशंस हैं, बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि किसी भी एसएमई को अपने आप को तैयार करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर आप पास हो भी गए, इन्वेस्टर के क्राइटेरिया पे आप पास नहीं। इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि एलिजिबल तो हो सकता है 3 लाख में से 2 लाख हो एसएमई, बट क्या मैं हर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा? नहीं करूँगा।
ये तो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का क्राइटेरिया है। एग्जैक्टली, एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हर एक ग्रेजुएट IAS बन सकता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, लेकिन उसको UPSC का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रीलिम है, मेंस है, इंटरव्यू है, तब जाके वो कैपेबल प्रूव करता है अपने आप को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपेबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जो मैं लोगों को बोलता हूँ। आप ये सोचो कि आप कैपिटल मार्केट में अपने 50 लाख रुपए डाल रहे हो और अगला IPO है जिसमें आप पैसे डालोगे। क्या क्या चीजें आप देखोगे, कौन सी वो 3, 5, 10 चीजें हैं जो आप देखोगे खुद का 50 लाख रुपए डालने से पहले? वो सारी की सारी लर्निंग आसपास वालों से भी जानो कि इन्वेस्टर क्या देखते हैं पैसे डालने से पहले। आप एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे कंपनी को इवेलुएट करोगे, वो क्या है, आप वो सारा ज्ञान अपनी कंपनी में लगा दो। तो आपकी कंपनी क्राइटेरिया चेंज कर रही है, अब वो कैपेबिलिटी क्राइटेरिया पे काम कर रही है, एलिजिबिलिटी पे नहीं। और अगर कंपनी कैपेबल है तो एलिजिबल तो होगी होगी। तो अपने आप को कैपेबिलिटी के लिए तैयार करो, एलिजिबिलिटी पे मत डिस्कशन करो। बहुत सारे लोग आके मुझे SME में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कशन करते हैं, मैं वो डिस्कशन रोक देता हूँ। मैं बोला आप हो जाओगे एलिजिबल, चलो 6 महीने में, साल भर में, बट आपको कोई इन्वेस्टर या कोई अच्छा मर्चेंट बैंकर पिक नहीं करेगा। तो आप कैपेबिलिटी पे ध्यान दो, एलिजिबिलिटी पे ध्यान मत दो। ओके, फेयर पॉइंट। अब बात करते हैं फायदा क्या है। ये सारी चीजें तो हो गई, बट SME IPO का या किसी भी IPO का फायदा क्या है? फंडरेज वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं बोलता हूँ IPO में फंडरेज बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन IPO एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने की। IPO इज नॉट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, प्रोवाइडेड आपने यहाँ पे डाल दिया है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर आप उसको ऐसे ही देख रहे हो कि नहीं मैं तो वही 20% से ग्रो करता हूँ, 15% से वैसे ही करता रहूँगा, जो बिजनेस है वो भी ऐसे ही चलता रहेगा, टीम भी वैसी ही चलती रहेगी, सब कुछ वैसा चलता रहेगा, तो आप शायद अपना भी समय और पैसा खराब करेंगे और इन्वेस्टर का भी समय और पैसा खराब करेंगे। लेकिन अगर आप इसको देखते हो कि यार अब ऐसा नहीं होगा, मेरे मार्केट में पोटेंशियल है, बाकी की कंपनी मेरे सेक्टर में जो है 10 गुना ग्रो करने का टारगेट ले रही है आने वाले कुछ साल में, मेरे पास भी वो क्षमता है, कैपेसिटी है, मेरे पास भी वो इच्छा है, लेकिन वो ग्रो करने के लिए मुझे पैसा और चाहिए। और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में मुझे जो अब तक का तरीका था वो काम नहीं करेगा। मुझे बेटर टीम लानी पड़ेगी, बेटर सिस्टम प्रोसेस लाने पड़ेंगे, अपने आप को ज़्यादा बड़े टारगेट्स देने पड़ेंगे, अपना एक्सपेंड करना पड़ेगा। हो सकता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सोचना पड़े, बैकवर्ड इंटीग्रेशन सोचना पड़े, एक्सपोर्ट सोचना पड़े, एक्विजिशन सोचना पड़े। किसी भी तरीके से मुझे मार्केट में बहुत तेज़ी से भागना है, दौड़ना है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है और खाली अपने लिए नहीं करना है। मुझे इसमें से अच्छे क्वालिटी के टीम मेंबर्स निकालने हैं, फ्यूचर लीडर्स जनरेट करने हैं, इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना है, इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, इन्वेस्टर्स को वेल्थ बना के देनी है। ये बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको ना बहुत सारे और इकोसिस्टम के प्लेयर आके सपोर्ट करने लगते हैं। एक कंपनी जो इस विजन के साथ IPO कर रही है उसको टीम मेंबर भी कंपैरेटिवली बेटर मिलने लगते हैं, उसको वेंडर भी बेटर मिलने लगते हैं और अच्छे कस्टमर भी उससे जुड़ने लगते हैं। तो फिर ये खाली IPO ना पैसा रेज करने का प्रोसेस नहीं है, ये पूरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप उसको ऐसे देखते हो। एक्चुअली मैं ना अभी आप बोल रहे हैं ना, तो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर मैं सुन रहा हूँ, पता है, और मुझे लग रहा है कि यार ये बात सही बोल रहा है, मैं क्यों नहीं सोच रहा ऐसे। काफ़ी चीज एट द सेम टाइम मैं एज एन इन्वेस्टर भी सोच रहा हूँ, तो मैं वो कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो ये सोच रख रहा है, मैं उसको इवेलुएट करने की कैपेबिलिटी बिल्ड करूँ। एग्जैक्टली। तो दिस इज, ये नॉलेज जो है ना, ये सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरी तो कोई कंपनी नहीं है तो मैं मेरे के एक्सेस काम का नॉलेज, नहीं, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है ना कि एंटरप्रेन्योर को इवेलुएट करने के फॉर्मूला है ये सारे। क्या करेक्ट है, क्या क्योंकि वो IPO जब कर रहा है तो उसके माइंड में चल क्या रहा है, वो बार बार ये चीज पे एम्फेसिस कर रहा है कि मुझे पैसे मिल जाए बस, बाकी तो मैं संभाल लूंगा, बाकी तो मैं देख लूंगा। या फिर वो कुछ और लेके चल रहा है। जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे ही पोर्टफोलियो की कंपनी है। जब मैंने पूछा, मैंने कहा आप IPO करके इतना बड़ा विजन ले रहे हो, ऐसा बातें कर रहे हो, हम इसे यहाँ पहुंचा देंगे, वहां पहुंचा देंगे, क्यों? बोले अमित, मेरे को ना अपनी कंपनी में 50 मिलियनर खड़े करने हैं एक दिन। मेरी टीम में से 50 मिलियनर पैदा होने चाहिए, किसी ना किसी दिन तो वो। ये ना एकदम आउटस्टैंडिंग विजन हो जाता है। इससे पता लगता है कि यार
ये बंदा ना ये इकोनॉमी को शेप करने के लिए काम कर रहा है। तो ये सही चीजें हैं कुछ जो आपको। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आईपीओ बाउंड होते हैं, उन सब के इन्वेस्टर रोड शोज होते हैं जो कि आई थिंक इधर वो जूम में करते हैं या टीवी में भी कई बार आते हैं। तो जब आप उनको सुनते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि भाई पहला आंसर ये नहीं हो सकता है कि मेरे को इससे पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं बिजनेस ग्रो करूँगा। पहला आंसर वो नहीं हो सकता है, ठीक है। So, वो तीसरा आंसर हो जाएगा, हाँ वो भी हम बात करेंगे। 10वां भी नहीं होगा, करेक्ट, तीसरा हो जाएगा। फिर 10वां होने से फिर आपको लगेगा कि पैसे की बात ही नहीं कर रहा है, इसको चाहिए ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि मैं एज अ इन्वेस्टर उसका वाई जानने का कोशिश करता हूँ और एज अ कोच भी उसका वाई जानने की कोशिश करता हूँ कि उसका आईपीओ का वाई क्या है। और वो वाई मल्टीपल लेयर हो सकता है क्योंकि वो वाई भी एक मैस्लो पिरामिड फॉलो करता है। वो भी हम बात करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे, सारी चीज़ें हमने समझ ली, बट किसी भी एसएमई के लिए क्या ये आसान डिसीजन है कि वो तैयार हो जाए, चलो अब समझ में आ गया मुझे, मैं एसएमई आईपीओ करता हूँ? नहीं हो पाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और बड़ा स्टैंडर्ड सा होता है। 8-10 सवाल सबके कॉमन होते हैं। कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कैसे गवर्नेंस कंप्लायंसेस होंगे और पैसा रेज भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को और क्या क्या करना पड़ेगा। बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन सब से नहीं चलता है। मैं बोलता हूँ, मेरे को आज तक किसी भी एसएमई ने आके ये नहीं पूछा कि अमित मुझे 5 साल बाद कौन से वो मैट्रिक्स डिलीवर करने पड़ेंगे कि मैं एक जो है इंडिया का जो बेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको अपनी कंपनी में लेके आऊं एज इन्वेस्टर। ऐसा सवाल आज तक नहीं पूछा किसी ने मुझे। तो वो सोचने का तरीका ना नीचे से शुरू होता है। बहुत ही कम लोग हैं जो ऊपर से सोचें कि यार मैं टारगेट ही ऐसा बनाऊं। जैसे मैं एक कंपनी को मिला और उसने मुझे बोला कि अमित मेरी इच्छा है कि एप्पल एक दिन मेरा कस्टमर बन जाए। वाह, ये होता है स्पार्किंग विजन। ऐसी चीजें इमीडिएटली अट्रैक्ट कर लेती हैं आपको। तो ये स्पार्किंग विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, और ये जानने में मेरी तो बड़ी इच्छा होती है। सही है ना। ये है जो हम बात करते हैं कि उस एंटरप्रेन्योर का वाई क्या है। तो ये मैस्लो पिरामिड फॉलो होता है। तो शुरुआत तो ऑब्वियसली वहीं से होगी इसमें कि सबसे पहले आता है उसका पर्सनल वेल्थ, कि पहले तो मुझे खुद को सिक्योर करना है। जैसे फ्लाइट में भी बताते हैं कि पहले खुद मास्क लगाएं, फिर बच्चों का लगाएं या आसपास वालों का लगाएं। तो पहले तो पर्सनल वेल्थ आती है, फिर उसके बाद आती है फैमिली वेल्थ। ये पर्सनल वेल्थ होगी, अब मेरे को फैमिली वेल्थ जो है वो क्रिएट करनी है। फैमिली वेल्थ के बाद मेरी होती है जनरेशनल वेल्थ। चलो मेरा हो गया, मेरी फैमिली का हो गया, बट नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं ना लोग, 2-3 पुश्तों के लिए कमा देना है। उसके बियॉन्ड क्या करोगे? क्योंकि आप पर्सनल वेल्थ बोलो या जनरेशनल वेल्थ बोलो, कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसके बियॉन्ड वो सब संभव दिखने लगता है कि चलो हो गया, अब क्या। जैसे वो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने मुझे बोला कि यार 150-200 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, सब है, हमारी तो जनरेशनल वेल्थ सॉर्टेड है, क्या ही करना है, क्यों करें। और जब मैंने उनको थोड़ा सा और किरोदा और थोड़ा और बात की, समझ में आया। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी मिली चंडीगढ़ में जिन्होंने बोला कि हम अपने प्रॉफिट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को चैरिटी में डालते हैं। हम मतलब इस पूरे उसके थ्रू इतने सारे ट्रस्ट को फंड करते हैं। तो वहाँ से वो समझ में आता है कि वो उनकी जनरेशनल वेल्थ तक भी सॉर्टेड है। तो वो आगे किसी और चीज़ के लिए सोच रहे हैं। वो अब आगे सोच रहे हैं कि हम लेगेसी क्रिएट करें या एक सोशल इम्पैक्ट लेके आएँ। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर मुझे कोई आके बोलता है कि नहीं अमित मेरे को तो पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को खुद की और अपनी जनरेशन की वेल्थ बनानी है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सैचुरेट करेगी और एक लिमिट के बाद आपके पास थॉट आएगा कि मैं इसमें से लेगेसी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इसमें से सोशल इम्पैक्ट ला सकता हूँ, मैं इसमें से इकोनॉमिक इम्पैक्ट ला सकता हूँ। और ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। जो हमारे पोर्टफोलियो में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, उनका भी पर्सनल वेल्थ पे फोकस ही नहीं। वो भी इकोनॉमिक वेल्थ की बात करते हैं, वो लेगेसी क्रिएट करने की बात करते हैं। तो ये नेचुरल शिफ्ट होता है और ये नेचुरल शिफ्ट शायद डे वन पे नहीं होगा। आप इसको एज इन्वेस्टर भी अलग तरीके से मत लेना कभी भी। कोई अगर बहुत आपको लग रहा है ना कि ये खुद की वेल्थ बना रहा है, जरूरी है, शुरू में जरूरी है, क्योंकि उसका जब पेट भरेगा तभी वो दूसरों के बारे में सोचेगा ना। लेकिन क्या ये वो थॉट आने का भाव है या नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। वो समझना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़ा जरूरी होता है। सही है। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जब मैंने इनको कन्विंस किया तो ऐसी बात की, मैंने कहा आपको नहीं लगता कि आप एक चूजन वन हो
कि भगवान ने आपको इसीलिए नहीं भेजा है कि आप अपनी वेल्थ क्रिएट करो। आपकी टीम में आपको नहीं लगता कि आपको 10-20 करोड़पति अपनी टीम में बनाने हैं। आपको एक रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत बढ़िया है। आपकी इंडस्ट्री में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, आप ऑलरेडी थॉट लीडर हो, आप इसमें नेक्स्ट लेवल के ग्लोबल लीडर बन सकते हो अपनी इंडस्ट्री में। तो आप इसको अपने से क्यों लिंक कर रहे हो? खाली इसको आप एक बड़े ऑब्जेक्टिव से लिंक करो और उसके लिए करो इसको। तो लोगों को वो समझना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक और कैटेगरी आती है एसएमईज की, जिनको बोलते हैं ना कि मतलब जस्ट आईपीओ करा दो यार, बाकी तो सब हम देख लेंगे, पैसा मिल जाए बाकी तो मैं संभाल लूंगा। इसको भी समझने के लिए मैंने थोड़ा एनालिसिस किया। ये जो 1000 से ज़्यादा एसएमईज लिस्ट हुई हैं, इनका वैल्यूएशन स्टडी किया। आपको जान के अचंभा होगा, 60% जो आज तक लिस्ट हुई हैं एसएमई की, उनमें वैल्यूएशन फ्लैट है, एवरेज वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज लास्ट के 5 साल में फ्लैट वैल्यूएशन, यानी उनमें ग्रोथ नहीं आई है। लेकिन जो टॉप की 40% है उनमें 8 to 10x की वैल्यूएशन ग्रोथ है, और जो टॉप 10% है उनमें 25 टाइम्स का वैल्यूएशन ग्रोथ है इन लास्ट 3 to 5 years। तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा वो टॉप 10 और टॉप 20% वाली कंपनी ढूंढ रहे होते हो। और एसएमईज को भी मैं बोलता हूँ कि आपको भी अपनी लिस्टिंग में ये एस्पायर करना चाहिए कि आप जस्ट लिस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हो, नहीं तो हो सकता है आप वो 60% के ट्रैप में आ जाओ। अगर आप अपने आप को तैयार करते हो, ग्रूम करते हो, और जो मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि आप प्रिपेयर टू परफॉर्म वाली बात कर रहे हो, कि आप वहां पहुंचने से पहले ना आप पहले तैयारी कर रहे हो। आप अपने आप को खुद एजुकेट कर रहे हो, खुद कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अपने ऊपर अप्लाई करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में और अपने खुद के कैपेबिलिटी में जो गैप है उनको फिल कर रहे हो। फिर वहाँ से कुछ गैप आपकी कंपनी में समझ में आते हैं आपको, तो आप उस पे वो अप्लाई करके उसको ग्रूम कर रहे हो। फिर वहाँ से आप अपने आप को एक नई चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो है सेलिंग पार्ट ऑफ योर कंपनी। क्योंकि अब तक आपने सेल्स पिच करी है, इन्वेस्टर पिच नहीं की। अब आप प्रोडक्ट बेचने नहीं जा रहे हो, सर्विस बेचने नहीं जा रहे हो, कंपनी का एक पार्ट बेचने जा रहे हो। तो आपको एक अलग टाइप की पिच डिलीवर करनी पड़ेगी, और वो आपको सीखनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर से कैसे बात करनी है, मर्चेंट बैंकर से कैसे बात करनी है। लोग मर्चेंट बैंकर को ना वेंडर समझते हैं। एसएमई का बड़ा प्रॉब्लम है कि मर्चेंट बैंकर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैं ऐसे पैसे दूंगा, मेरा ट्रांजेक्शन काट देगा। अगर आप उसको ऐसे ट्रीट करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही करेगा, आपका ट्रांजेक्शन काट देगा, वो करा देगा लिस्टिंग, लेकिन आपको वो एडवाइस नहीं करेगा ग्रोथ के लिए। अगर आप उसको अपना पहला इन्वेस्टर मान के चलो कि मर्चेंट बैंकर मेरा पहला इन्वेस्टर है, जो मेरे में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, जो मुझे गाइड करेगा, क्योंकि उसको सब पता है, उसको रेगुलेटरी एस्पेक्ट भी पता है, इन्वेस्टर के एस्पेक्ट भी पता है। आप उसको वो लक्षण दिखाओ सो दैट वो उस लेवल के इन्वेस्टर ला के देना आपको, तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करो। ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप लिस्टिंग के बारे में बात करो। तो ये पूरा एक साइकिल है, और इस साइकिल में 4 बकेट हैं जिन पे मैं सबको एडवाइस करता हूँ काम करने के लिए। पहला एंटिटी स्ट्रक्चर, दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तीसरा बिजनेस स्ट्रक्चर, और चौथा गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये चारों बकेट पे हम अपने कोड प्रोग्राम में काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, और कंपनी को हम इम्प्रूव कराते हैं। ओके, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बट मोटा मोटा बात करें कि एक कंपनी का चाहे वो लिमिटेड स्ट्रक्चर तक पहुंचना है, चाहे उसका शेयर होल्डिंग है, चाहे उसके असेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है। जैसे पीछे ही अभी एक एंटरप्रेन्योर ने बोला कि हमें तो अब तक तो हम फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे थे, हमने तो हर चीज़ बिजनेस में ली हुई है। हमारा खुद का अपार्टमेंट भी बिजनेस पे है, हमारा फार्म हाउस भी बिजनेस पे है, हमारी फैक्ट्री भी बिजनेस में है, सब कुछ बिजनेस में है। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो अब इसमें से कुछ असेट जो पर्सनल है उन्हें हाइव ऑफ करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कई बार हम अब बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स के एडवांटेज लेने के लिए अलग टाइप के इकोसिस्टम बना लेते हैं। एक कंपनी बनाई, फिर उसमें दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, ये इसको सप्लाई कर रही है, ये इसको सप्लाई कर रही है, ये कर रही है। तो मैं बोलता हूँ कि ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये ना ये झाड़ बनाने वाली टेक्नोलॉजी है, ये पेड़ बनाने वाली टेक्नोलॉजी है। पेड़ बनाने के लिए पहले सीधा ग्रो करो और फिर फैलो। झाड़ जो होता है ना वो जमीन में से निकलती फैलना शुरू कर देता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहलाता है। ये कोई टैक्स बचाने के लिए जो आपने स्ट्रक्चर बनाए थे वो सही नहीं है, और एक इन्वेस्टर जो है उस सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को समझना चाहता है। तो इस सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना और इनको एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्ट्रक्चर में डालने की जो एक्सरसाइज होती है वो बैंकर करता है। लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि बैंकर क्या क्या करेगा, क्या कुछ चीज़ें मैं अभी से कर सकता हूँ। जैसे डीमेटलाइजेशन में 3-4 महीने की लाइन लगी हुई है, तो भाई अगर डीमेटलाइजेशन अभी कर सकते हो तो कर लो।
वो आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। नहीं तो पता लगा पूरे DRHP प्रिपरेशन में एक लीड आइटम फंसा हुआ है क्या कि जी डीमेटलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्यों CDSL NSDL में बैंडविड्थ चोक्ड है। तो कुछ चीज़ें तो आप कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना है स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, वो किसी भी एक्सपर्ट से करा लेते हैं। अब जिस एक्सपर्ट ने आज तक IPO वाली कंपनी हैंडल नहीं की है, वो ICDR गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं करते हैं और वहाँ पे वो गलती कर देते हैं और कंपनी का रीसेट बटन दब जाता है। अब वहाँ से 3 साल लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपको लेगेसी का फ़ायदा उठाना है और वो कम से कम टाइम में करना है तो सही एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन वो कुछ चीज़ें पहले की जा सकती है। इसी तरह फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, आपकी रिपोर्ट्स आपने अब तक कैसे बनाई है? साल भर की रिपोर्ट बनाने में 6 महीने लगते हैं और वो भी जब लास्ट डेट आ जाती है, और उसमें भी आप बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो कि उसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। वो किसी इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए बनी ही नहीं है, वो जस्ट कंप्लायंस को फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बनी है। लेकिन अब आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को इन्वेस्टर पढ़ेंगे तो आपकी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो मेट्रिक्स होने चाहिए जो आपके अचीव हुए हैं। आपको पता है कि आपका बिजनेस दूसरों से कैसे बेटर है, उसको उस रिपोर्ट में डालो, उसके नोट्स पे ध्यान दो, उसको पढ़ो थॉरोली और उसमें स्पीड लेके आओ। साल भर की रिपोर्ट बनने में 6 महीना नहीं लगना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको 6 महीने में रिजल्ट देने होंगे, थोड़े दिन बाद, थोड़े साल बाद आपको क्वार्टरली रिजल्ट देने होंगे। अभी से उस पर काम करो। ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। ग्रोथ मैट्रिक्स क्या होंगे, आपके प्रोजेक्शंस कैसे होंगे आने वाले 5-6 साल के, वही 10% 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो करोगे तो आप IPO के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। इसी तरह से डिपार्टमेंटल लेवल लीडरशिप है, आपके ओवरऑल कंपनी में डिजिटल एडॉप्शन है। खाली टैली या ज़ोहो यूज़ करने से डिजिटल नहीं हो जाती कंपनी, एंड टू एंड डिजिटल होनी ज़रूरी है कि आपका मार्केटिंग भी डिजिटल है, सेल्स भी डिजिटल है, आपका प्रोडक्शन भी डिजिटल है, एंड इन्वेंट्री भी डिजिटल है, रिकन्सिलेशन भी डिजिटल है, पेरोल भी डिजिटल है। तब जाके वो कंपनी डिजिटल कहलाती है और वो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ही साल में आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी होगी। और टेक्निकली आपको वो सॉल्व करना आसान है। आप बोलो कि आपने सारा डेटा दे दिया तो आप किसी तो बना देंगे, 4 दिन में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, लेकिन वो डेटा निकलवाने में कई महीने लग जाते हैं। तो जब आप डिजिटल एडॉप्शन कर लोगे तो वो डेटा लाइव अवेलेबल होगा और आप रिपोर्ट फास्टर बना पाओगे और सिंगल ट्रुथ पे काम कर पाओगे। इसी तरह जो गवर्नेंस वाली बकेट है, ये तो विलेन है, बहुत बड़ा विलेन है कि यार गवर्नेंस से तो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ गवर्नेंस उस समय हेल्प करेगा जब आप कस्टमर वैल्यू का टाइम बचा के एंटरप्राइज वैल्यू पे टाइम लगा रहे हो। जब आप अपनी फैक्ट्री में नहीं आओगे रेगुलरली और आप बाहर रहोगे और मिलोगे लोगों से, तब आपको कोई छोटा सा SMS आएगा कि ये वाली फाइलिंग मिस हो गई, वो वाली मिस हो गई, ऐसे हो गया, तब आपको पता लगेगा कि आपके डिपार्टमेंटल लेवल की टीम कैसे काम कर रही है। तो गवर्नेंस एक्चुअल में आपके इंडिकेटर्स हैं, आपको बताता है कि आप कंपनी ठीक से रन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और अभी तो आप छोटे हो, आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी तो आप किसी के लिए थ्रेट नहीं हो। IPO के बाद आप बहुत लोगों के लिए थ्रेट बनने वाले हो। उस समय वो रीजन ढूंढेंगे आपकी टांग खींचने का। तो अगर कंप्लायंस नहीं होंगे तो वहां पे टांग खींचना सबसे आसान होता है। तो इसलिए गवर्नेंस वाली बकेट तो आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये आपका विलेन नहीं है, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसको आप दोस्त बना लो। सही है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये 4 चीज़ें आपको देखनी है कि वे किस तरह का स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, हिरार्की कैसी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप है कि नहीं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है गवर्नमेंट। करेक्ट। ये आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर कर देता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट होते हैं जो नहीं होते हैं। जैसे बिजनेस स्ट्रक्चर मर्चेंट बैंकर जैसा है वैसा बता देता है, लेकिन अगर उस कंपनी को थोड़ा एलिवेट किया गया है, उसमें ग्रूमिंग की गई है, तो उसका बिजनेस स्ट्रक्चर पहले से इम्प्रूव किया जाए। हो सकता है IPO 6 महीने डिले करना पड़े, इट्स ओके। आप पहले उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो फिर लेके आओ। ऐसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, बेयर मिनिमम तो होगा, लेकिन क्या वो उस लेवल पे है कि ये कंपनी 2-3 साल में माइग्रेशन के बाद भी बढ़िया कर पाएगी और ये क्या ये उस पाथ पे है, वो जरूर नहीं है। वो वाले एस्पेक्ट्स को मर्चेंट बैंकर नहीं कवर कर पाते हैं क्योंकि उनके स्कोप में लिमिटेड चीजें होती हैं। वो अपना काम तो करते हैं, लेकिन वो वाला काम नहीं करते जो उनके स्कोप के बियॉन्ड है। ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी होती है करने की। थोड़ा सा अब इन्वेस्टर इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर जो होते हैं SME में आते हैं। ऑब्वियसली सभी तरह के इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, HNIs, अल्ट्रा HNIs हैं, फैमिली फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी है, इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं SMEs कि अमित हमें तो वेंचर कैपिटल भी अपने IPO में चाहिए, आजकल तो आ रहे हैं, हमें तो प्राइवेट इक्विटी भी चाहिए। बड़े प्राइवेट इक्विटी तो नहीं आएंगे, लेकिन माइक्रो प्राइवेट इक्विटी फंड जो हैं
वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हर तरह के इंस्टीट्यूशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज हमारे इंस्टीट्यूशनल हों या इंडिविजुअल इन्वेस्टर हों, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये इकोसिस्टम बेटर होता जा रहा है। इंक्लूडिंग आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे VCs के साथ सेशन लिए हैं। अभी मैं बेंगलोर जा रहा हूँ 9 तारीख को। नेक्स्ट भारत वेंचर जो कि सुजुकी वेंचर की इंडिया हम है, वो SMEs में अर्ली स्टेज में पैसे डाल देते हैं और मैं उनके भी कोहॉर्ट में जाके उनको कोच कर रहा हूँ कि क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी आने वाले 2-3 साल में, सो दैट आप SME IPO के लिए रेडी हो जाओ। काफ़ी सारे VCs ने मुझे इनवाइट किया हुआ है, मैंने उनके भी कंपनीज को इवेलुएट किया हुआ है। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है वैल्यूएशंस को लेके, जिसलिए वो शायद नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर भी एक सेगमेंट है जो अभी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ चैलेंजेस पे बात करते हैं कि SMEs के क्या बेसिक चैलेंज हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है उनके इन्वेस्टेबिलिटी को लेके, वो होता है उनका कि अप्रोच क्या है, अकाउंटिंग अप्रोच है या फाइनेंशियल अप्रोच है। मतलब अकाउंटिंग अप्रोच है कि बस सब कुछ कर दो और उसे रिपोर्ट कर दो, जैसा भी है हो गया। फाइनेंशियल अप्रोच है कि जो होने वाला है उसको मैं अभी से एंटीसिपेट करूं और उसके लिए हर महीने काम करूं। तो ये वाली अप्रोच SMEs में नहीं होती है, लेकिन जब हम कंपनी को गाइड कर रहे होते हैं तो हम उनमें ये अप्रोच डालने की बात करते हैं कि यार आपको अब इस साल सोचना है जनवरी में कि अगले साल के मार्च में आपके रिजल्ट कैसे होंगे और वो कौन कौन से मैट्रिक होंगे जो आप डिलीवर करना चाहोगे, और उन मैट्रिक को आप लिस्ट करो, उसकी बैक कैलकुलेशन करो और फिर हर महीने उसको इवेलुएट करो। और आपके पास 12 अपॉर्चुनिटी हैं उनको करेक्ट करने की। तो आप फाइनेंशियल अप्रोच रखो, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखो, ना कि जस्ट अकाउंटिंग अप्रोच रखो कि चलो जो हो गया वो रिपोर्ट कर देंगे। ऑब्वियसली आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रखने हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर उनको देखता है, इवेलुएट करता है आपके पास किस तरह के टीम मेंबर हैं। वो टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर को मोटिवेट करते हैं ज्वाइन करने से पहले। अगर आप डायरेक्टली किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट को हायर करेंगे तो सबसे पहले देखता है कि मेरे जैसे और कितने कैंडिडेट हैं कंपनी में, तभी वो ज्वाइन करता है, नहीं तो नहीं करता है। तो आपको वो वाले स्टेप्स अभी से लेने शुरू करने चाहिए। MIS जो है वो रेगुलरली मंथली बनानी ज़रूरी है। मेट्रिक्स पे क्लैरिटी होनी चाहिए, खाली टॉप लाइन बॉटम लाइन मेट्रिक्स नहीं है, बहुत सारे और मेट्रिक्स होते हैं जो आपको इवेलुएट करने पड़ते हैं। आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेके, मनी की एफिशिएंसी को लेके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी को लेके, वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी को लेके बहुत सारे मैट्रिक होते हैं जो आपको करने चाहिए। और दूसरा ये कि जो मिथ है कि हम तो क्रेडिट नहीं लेते हैं जी, हमारी कंपनी तो ज़ीरो लोन वाली कंपनी है, मैं उसको बहुत बढ़िया नहीं मानता। आप लिवरेज को छोड़ रहे हो, आप इक्विटी से पहले लिवरेज को थोड़ा सा एनकैश करो पहले, उसके थ्रू ग्रो करो और वहाँ के बाद नेक्स्ट लेवल पे इक्विटी पे बात करो। आपको एटलीस्ट लोन लेने की आदत होनी चाहिए, लोन लेने का माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपको लोन तो लेना ही पड़ेगा, बिना लोन के तो नहीं ग्रो कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, एनकरेज करते हैं कि आपको अपनी अप्रोच में करेक्ट करनी होगी। अब एक बड़ी क्लासिक सी केस स्टडी है कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जो बहुत सारे SMEs करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। एक कंपनी है एग्जाम्पल के तौर पे जिसका 9 करोड़ का रेवेन्यू है, उसने अपना 30 लाख का प्रॉफिट दिखाया। मैं रिपीट करूंगा, उसने 30 लाख का प्रॉफिट दिखाया है, नहीं दिखाया। अब इसका मतलब लगभग 40 लाख का PBT टाइप होगा, 10 लाख का टैक्स दिया और तो लगभग 30 लाख का पैट आ गया। एक्चुअली ये तो इसका बनाया हुआ रिपोर्ट कार्ड था। एक्चुअली ये कंपनी कैसी थी, इसका 10 करोड़ का रेवेन्यू था जिसमें लगभग 2 करोड़ का PBT था, 50 लाख का टैक्स देता तो मोटा मोटा 1.5 करोड़ का पैट आ सकता था। एक्चुअली ये हो सकता था। अब ये नहीं किया और वो किया किस लिए कि 50 लाख की जगह 10 लाख का टैक्स दिया, 40 लाख का टैक्स बचाया। ये तो हो गई सेविंग। अब देखते हैं लॉस। मेरे पास आया, अमित यार इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मैं बोलूँगा ये ऐसी कंपनी तो मैं इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं, 30 लाख के पैट की कंपनी को कौन इन्वेस्ट करेगा। नहीं आप थियोरेटिकली बात करो। अब मुझे पता है आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, थियोरेटिकली इवैल्यूएट करके बताओ कि इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो इसको कैसे वैल्यू करोगे। मैं बोला ले लो 7-8 का मल्टीपल, बहुत ज़्यादा करोगे 10 का मल्टीपल ले लो, 2.5-3 करोड़ की वैल्यू है कंपनी की। लेकिन अगर कंपनी सेम है, रिपोर्ट कार्ड सच्चे तरीके से बनता तो शायद उस कंपनी को मैं 24-25 करोड़ तक का वैल्यूएशन दे देता। इसका मतलब जो 24-25 करोड़ का वैल्यूएशन था वो 2.5-3 करोड़ का रह गया। मतलब 20-22 करोड़ की वैल्यूएशन की आपने
खुद ही अपने हाथ से मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया। 40 लाख बचाने के लिए 20 करोड़ का नुकसान, ये तो कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। तो ये एक फंडामेंटल करेक्शन है कि अगर आप रियल में सोच रहे हो कि आपको आईपीओ के लिए आना है, तो आज से, जैसे ही आप ये सेशन सुन रहे हो, आज से ही सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स पे काम करना शुरू कर दो। जो रियल है वो रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए, और वो अचानक से नहीं होगा, वो ग्रेजुअली आता है और फिर हमेशा के लिए आता है। अदरवाइज आप ये मैसेज पास ऑन करोगे कि चलो कर लेते हैं, आईपीओ कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस से गड़बड़ कर लेंगे। नहीं, ये वापस से गड़बड़ करते ही आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप ये मत सोचना कि ये यार, ये जो एंटरप्राइज वैल्यू और जो मार्केट कैप की बात की थी, ये जो बॉटम लाइन के ऊपर वाली वेल्थ की बात की थी, कहाँ गायब हो गई। वो ऐसे गायब हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। तो आपको ये फंडामेंटल करेक्शन चाहिए अपने माइंडसेट में। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे और हमको पूरी अपनी एंटरप्राइज वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे काम करना है। हमको जो खर्चे कर रहे हैं ना, उससे भी वैल्यू जनरेट करनी है, ना कि खाली बॉटम लाइन से वैल्यू जनरेट करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एंटरप्रेन्योर की जो वेल्थ जनरेट होती है वो डे 1 पे नहीं होती है। आईपीओ इज डे 0। आईपीओ के बाद आपको 3-4 साल मेहनत करनी है, कंपनी को ग्रो कराना है, इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। तब जाके आप कहीं सोचोगे कि आप अपने लिए कुछ छोटा मोटा डायल्यूशन करो, तब जाके आपका कुछ वहाँ पे पर्सनल वेल्थ जनरेट होगा ज़रूर, लेकिन पेशेंस के साथ। आप डे 1 पे उसमें ओएफएस करने की कोशिश करो, छोटा सा आईपीओ आ रहा है उसमें आईपीओ के दौरान ही ओएफएस करने की कोशिश करो, वो बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाएगा। उसके पीछे कुछ खास ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंडीशनली वो देखा जाता है, लेकिन वो एनकरेज्ड मेथड नहीं है। स्पेशली छोटे साइज के आईपीओ में तो नहीं है, जहाँ पे कंपनी को पैसे की जरूरत है और आप पैसा वाले रहो। कुछ केस में स्ट्रक्चर ही ऐसा बनता है कि कंपनी को पैसों की जरूरत ही नहीं है, कंपनी के पास एनफ पैसे हैं और वैल्यूएशन ठीक मिल ही रहा है, तो बाकी के पैसे चलो ले लेते हैं। लेकिन अदरवाइज वो एनकरेज मेथड नहीं है। वैल्यूएशन के साथ आपकी जो वेल्थ होगी वो बनेगी, बहुत बनेगी, लेकिन टाइम के साथ बनेगी। और ये मार्केट को मैं बोलता हूँ कि डिसीजन लेते समय आप ये सोचो कि ठीक है, आपने 25% 30% डाइल्यूट कर दिया, वो चला गया इन्वेस्टर के पास में। अगर उन्होंने पैसे बनाए तो आपके भी बनने हैं। अगर उनकी किसी, सपोज मैंने 1 करोड़ रुपया डाला और मेरा 1 करोड़ का 3 करोड़ हो गया, तो आपके पास तो 75% है, आपका भी तो 3 गुना हो गया। तो आपकी तो एब्सोल्यूट जो वेल्थ बनी वो बहुत ज़्यादा बनी। तो यहाँ पे बहुत सारे एसएमईज को जब मैं इवेल्युएट करता हूँ तो मुझे ये स्मेल आती है और ये समझ में आता है कि यार इन्वेस्टर तो बहुत पैसा बना लेंगे, तो इसलिए हम आईपीओ नहीं करना चाहेंगे। तो ये वो वाली बात होगी कि मैं बत्ती नहीं जलाऊंगा अपने आंगन में, क्योंकि पड़ोसियों को भी रोशनी जाएगी, तो मैं अंधेरे में बैठा रहूँगा। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच वो है जहाँ पे आपका पहला ऑब्जेक्टिव होगा, मैं इन्वेस्टमेंट रेज करूंगा, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करके दूंगा, क्योंकि मेरा वेल्थ तो साइड में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो ही रहा है। क्योंकि अगर बाय चांस किसी भी रीजन से कुछ गड़बड़ हो गई और जो मैंने पैसे रेज किए थे वो नहीं उस डायरेक्शन में गए, तो क्या हुआ? ये माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, ये कोई आपका प्राइवेट इक्विटी नहीं है जो 20-25% लेके बैठा है और आपके ऑफिस में बैठा होगा। नो वन इज गोइंग टू पिक फाइट विद यू। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्क्रीन पे जाके सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो बेसिक जो शुरुआत की थी वहाँ तक तो आप अभी भी हुई, आपने एक अटेम्प्ट किया, एक रिस्क लिया। यहाँ पे इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। अगर ये सब जानबूझ के किया था तो फिर ये भारी पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन उतनी नहीं थी या खराब नहीं थी, और जो भी है ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, अपना रिस्क लेते हैं, उनको पता है ग्रोथ आएगी तो उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सेल कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं फाउंडर्स का गेन वाला मार्केट होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। और 25% डिफ़िकल्ट होता है, और मैं बोलता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि आप अपनी कंपनी को बहुत प्यार करते हो। मैं मैसेज ये देता हूँ, डोंट लव योर कंपनी, लव द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Because company could be one vehicle in this journey which will help you to move on to the next vehicle. आप सीरियल एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हो, ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे बनते हो, एक को बिल्ड करो, लेके जाओ उस लेवल पे, उसमें वेल्थ क्रिएट करो, हैंड ओवर करो किसी और को, दूसरा करो, क्योंकि आपको तो 0 to 1 में बड़ा मजा आता है। फिर दूसरा बिल्ड करो, फिर तीसरा बिल्ड करो, आप अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहो। अगर आप अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे तो 25% तो क्या, आप तो 1% भी नहीं छोड़ोगे, 1% भी नहीं छोड़ोगे, 25% नहीं छोड़ोगे, तो कभी भी कैपिटल मार्केट का एडवांटेज नहीं ले पाओगे। तो 25% छोड़ने से आपको क्या गेन हो रहा है? क्या आपको बड़ा पाई मिल रहा है?
आप 5,000 10,000 करोड़ की कंपनी में अगर 50% भी होल्ड कर रहे हो वर्सेस आप छोटी सी कंपनी में जो 50 करोड़ की वैल्यू रखती है उसमें 100% ओन कर रहे हो, वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। ये पर्सनल कॉल है और ये पर्सनल कॉल को बहुत सोच समझ के लिया जाता है। सही है, वाह, मजा आ गया। आज का इस फेस टू फेस में दो डायमेंशन से डिस्कशन हो गया, एक तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी हुआ और एक एंटरप्रेन्योर से। आई थिंक दिस इज अ यूनिक फेस टू फेस वी हैव डन। मुझे बहुत मजा आया। Pleasure. मेरे अंदर दो कैरेक्टर है मैं इन्वेस्टर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था। रियली अप्रिशिएट आपने इतना समय दिया, इतना इमोशनली अटैच होके आपने पूरा समझाया हमको। यू आर अ बॉन्ड टीचर। किसी ने आपको बोला होगा कि आपने एक्चुअली में वो स्किल सेट है कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा। थैंक यू। चलिए, थैंक यू दोस्तों। Thank ये you. था एक छोटा सा प्रयास आपको एसएमई बिजनेस के बारे में अच्छे से समझाने का। अमित भाई ने बहुत अच्छा काम किया। आप लास्ट तक रुके तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप लास्ट तक रुके हुए हैं, तो शाबाशी आपको ही मिलनी चाहिए कि आपने मेहनत करके लास्ट तक देखा। नोट्स बनाया होगा तो शेयर कीजिएगा, और अमित भाई का जो कॉन्टैक्ट वगैरह है वो हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, ताकि आप उनसे ट्विटर में कहीं कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके उनके बीच की चीज़ें, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए अपना। Thank you. बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.